टैरो क्लब की मीटिंग के बाद क्लाइन को अपने क्रीपिंग हंगर ग्लव के लिए खाना ढूंढना था। उसने मोल्सोना नाम के एक मॉब बॉस को टारगेट बनाया और बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसे अपनी पपेट बनाकर ग्लव को फीड कर दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई जब उसकी टक्कर अचानक डेंजरस पायरेट किरचेस से हो गई। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई जिसमें क्लाइन ने उसे ट्रैप कर लिया। तो वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये वीडियो है ना अप्रॉक्स 2 आवर की है। मतलब 2 आवर से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स 2 आवर की है। तो या ये थोड़ी कम है क्योंकि इसमें बस 16 चैप्टर्स कवर करें, जो कि 685 से लेके 700 तक कवर होते हैं। बाकी जो आगे का जो एपिसोड आएगा ना, वो लास्ट होगा ये वाली सीजन का, और उसमें 33 जितने भी हैं बाकी बचते हैं वो सारे कवर होंगे। और जो अगली वीडियो आएगी वो संडे को आएगी। तो ये तो इतना कहना था मुझे। बाकी जो वीडियो आएगी ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो मतलब ऐसे पूरा फुल आएगी, ऐसे नहीं कि मैं वो अलग से अपलोड करूंगा, क्योंकि उसके भी कई सारे कारण है। देखूंगा तो वो अलग से बाद में अपलोड करूंगा, अभी फिलहाल को तो नहीं, ठीक है ना। और बाकी अब जो कुछ लोगों ने ना जो सुपर थैंक्स दिया था, तो उनका मैं नाम ले लेता हूँ। और SBV लॉग्स भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स एंड बिग शाउट आउट टू हिम टू। और DEDITSG7W भाई को भी बिग शाउट आउट और दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स। ये वैसे वर्सेटाइल भाई है। तो या इतना ही कहना था। बाकी कुछ लोगों ने ना मेंबरशिप ली थी, तो उनका भी दिल से क्या कहते हैं उसे थैंक यू, क्योंकि मेंबरशिप से सपोर्ट मिलता है। और तो उनका भी मैं नाम ले रहा हूँ। बाकी अपने बैड किंग गेमिंग भाई YT भाई जो है वो भी मेंबर बन चुके हैं। टाइलर FC भाई को भी थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। शेखर ज्योति राज बोनसी भाई को भी थैंक्स फॉर बिकमिंग मेंबर। और MA रिफत, रोहित कुमार और MIGDYNX और मिस्टीरियस नाइट, इन सारे भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। बाकी आई थिंक इतने ही है। तो यहाँ और मैं मुझे एक चीज़ कहनी थी कि जो तुम लोग है ना जाके डिस्कॉर्ड चेक कर लेना, क्योंकि आई थिंक स्क्विश सीरीज जो भी डिस्कॉर्ड पे क्लाइंट मोइटी के नाम से उन्होंने कहा था कि ये क्या कहते हैं उसे डिस्कॉर्ड के बारे में बताना। तो देखो डिस्कॉर्ड पे ना तुम डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब मैं कभी ज़्यादातर उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट यहाँ मैं रिप्लाई करता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। और इंस्टा पे भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। बाकी यह बस इतना ही कहना था। और अगला वीडियो लास्ट होगा तो उसके लिए रेडी रहना। बाकी यह इतना ही है, सपोर्ट करना, क्योंकि देखो पिछले वीडियो में मैंने गोल दिया था 1000 लाइक्स का, वो सब कंप्लीट तो हो नहीं रहा है, बट देखेंगे अभी। और मेरी एग्जाम्स भी आने वाली है, तो मैं अब उस वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा जो होगा, क्योंकि मैं आई थिंक 1 वीक की छुट्टी लूंगा। बाकी अगली वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा एपिक पोर्ट से। तो बस इतना ही कहना था। बाकी एंजॉय द वीडियो। तो भाई पिछले चैप्टर का सीन याद है। क्लेन एक ऐसे कमरे में फंसा हुआ है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और उसके सामने खड़ा है एक बीमोथ जैसा मॉन्स्टर किरचिस जिसके चमगादड़ जैसे पंख हैं। सिचुएशन एकदम शांत है, जैसे कोई पपेट शो चल रहा हो और क्लेन ने उसे अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड से कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अब देखो, क्लेन के पास अभी भी कुछ और करने के ऑप्शंस थे। याद करो जब मैरियोनेटिस्ट रोजागो ने उसे और शेरोन को कंट्रोल किया था, तब भी क्लेन ने रेजिस्ट करके फ्लेम कंट्रोलिंग यूज कर ली थी। तो ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह हेल्पलेस था। फर्क बस इतना था कि इस बार दुश्मन सिर्फ एक था, लेकिन वो दुश्मन एक सीक्वेंस 5 डेविल था। प्रॉब्लम ये थी कि किरचिस पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए क्लेन ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता था और न ही कोई ऐसी बियॉन्डर पावर यूज कर सकता था जिसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी या ध्यान लगे, जैसे कि गन निकालना या कोई मिस्टिकल आइटम एक्टिवेट करना। उसे बस वेट करना था, एक सही मौके का इंतजार। और तभी अचानक क्लेन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके मन में एक अनकंट्रोलेबल डर और घबराहट पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि शायद किरचिस के साथी, जिन्हें उसने डिस्टॉर्शन पावर से भटका दिया था, वो वापस आने वाले हैं। ये सोचते ही क्लेन को रियलाइज होता है, नहीं, मेरे इमोशंस पर असर हो रहा है। और वो फॉरन मेडिटेशन यानी कि कॉजिटेशन की मदद से खुद को शांत करने की कोशिश करता है। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे मजेदार और शॉकिंग पार्ट। किरचिस, जो कि एक डिजायर अपोसल है, उसके लिए क्लेन का ये इमोशनल होना एक गोल्डन चांस था। उसके दिमाग में धीरे से एक थॉट आता, हाँ, एक मौका है। वो अपनी बियॉन्डर पावर यूज करके क्लेन के डर और घबराहट को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो क्लेन को इमोशनली तोड़ सके। अगर वो कामयाब हो जाता तो क्लेन का कंट्रोल किरचिस पर से हट जाता और गेम ओवर हो जाता। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किरचिस के खून से भरी आंखें हैरानी, गुस्से और शौक से भर जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका अटैक फेल कैसे हो गया। असल में हुआ ये था कि जिस मोमेंट क्लेन को अपने इमोशंस में गड़बड़ महसूस हुई, उसने सिर्फ 3 से 4 सेकंड के अंदर खुद को पूरी तरह से शांत कर लिया। लेकिन किरचिस को सिचुएशन समझने में, फैसला लेने में और फिर अपनी पावर को चैनल करने में कम से कम 10 सेकंड से ज्यादा लग गए। सिंपल शब्दों में कहूं तो उसका रिएक्शन टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो था।
मतलब उसका डिले इतना लंबा था कि जब तक उसने अटैक किया तब तक क्लेन वापस नॉर्मल हो चुका था। ये सीन देखकर मुझे सच में हंसी आ गई। मतलब एक सीक्वेंस 5 का डेविलनेट एक्सप्लोरर की स्पीड से काम कर रहा था। ये इतना बड़ा लैग था कि क्लेन को भी मजाक सूझने लगा, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। अब किर्चिस को भी समझ आ गया था कि इमोशनल अटैक करना बेकार है, तो उसने अपनी डेविल बॉडी की ताकत पर भरोसा किया और कंट्रोल तोड़ने की कोशिश करने लगा। साथ ही एक फायरबॉल बनाने की कोशिश भी की, लेकिन क्लेन अब पूरी तरह से कंट्रोल में था। उसने बस अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजाई पा और किर्चिस जो फायरबॉल बना रहा था वो बनने से पहले ही फट गया, जैसे कोई पटाखा हो। ये थी मैजिशियन की फ्लेम कंट्रोलिंग। अब क्लेन को पता था कि उसके पास किर्चिस को पूरा मैरियोनेट बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें 2.5 मिनट लगते और तक उसके साथी वापस आ सकते थे। उसका असली प्लान कुछ और ही था। उसका गोल सिर्फ इतना था कि वो किर्चिस को इस हद तक कंट्रोल कर ले कि छोटे मोटे अटैक से उसका कंट्रोल न टूटे, और वो मोमेंट आ चुका था। क्लेन ने किर्चिस की आंखों में देखा और अपने मुंह से सिर्फ एक शब्द कहा, बैंग, और एक इनविजिबल एयर बुलेट, एक सीक्वेंस 5 की पावर वाली एयर बुलेट सीधा जाकर किर्चिस के माथे पर लगी। ये किसी स्टीम राइफल की गोली जितनी पावरफुल थी। बैंग, किर्चिस का सिर पीछे की तरफ झटका खाता है और उसके माथे पर एक गहरा घाव बन जाता है, लेकिन ये उसे मारने के लिए काफी नहीं था। डेविल की बॉडी बहुत टफ होती है, लेकिन क्लेन रुका नहीं। बैम बैम बैम, वो लगातार अपने मुंह से गनशॉट की आवाज निकालता रहा और एक के बाद एक एयर बुलेट्स के माथे पर मारता रहा। साथ ही वो स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को भी स्टेबल रखे हुए था ताकि किर्चिस पलटकर उस पर हमला न कर सके। किर्चिस गुस्से में दहाड़ रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो एक जिंग लगे पपेट जैसा स्लो हो चुका था और क्लेन उससे कहीं ज्यादा तेज था। बैंग, एक और एयर बुलेट, और इस बार किर्चिस का माथा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। गोली उसके ब्रेन में घुस जाती है। बैंग बैंग बैंग, लगातार गोलियां उसके दिमाग को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं और बस 9,500 पाउंड्स का इनाम वाला स्लॉटर किर्चिस जमीन पर ढेर हो जाता है। क्लेन बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास जाता है और अपना बायां हाथ आगे बढ़ाता है, जिसमें क्रीपिंग हंगर ग्लव था। ग्लव के बीच में 2 खून जैसी लाल आंखें खुलती हैं और एक ठंडी हवा चलती है। किर्चिस की आत्मा और उसका बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक चीखते हुए क्रीपिंग हंगर में समा जाते हैं। अब क्लेन चेक करता है कि उसे कौन सी पावर्स मिली हैं, और उसकी किस्मत काफी अच्छी थी। उसे 3 बियॉन्डर पावर्स मिली। पहली थी लैंग्वेज ऑफ फाउलनेस स्लो, जिससे वो अपने आसपास के टारगेट्स को 2 सेकंड के लिए एकदम सुन या रोक सकता था। दूसरी थी स्वॉर्ड ऑफ लावा, जिससे वो एक आग की तलवार बना सकता था जो बहुत पावरफुल थी और पत्थर के मोटे कॉलम को भी पिघलाकर काट सकती थी। और तीसरी थी सल्फर फायरबॉल, जो न सिर्फ एक्सप्लोड होती थी बल्कि जहरीली भी थी। मतलब क्लेन के आर्सेनल में एक बहुत बड़ा अपग्रेड आ गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब क्लेन किर्चिस की लाश को चेक करता है तो उसे एक बहुत ही अजीब चीज मिलती है। किर्चिस की छाती में एक पतला लंबा क्रिस्टल था जो पूरी तरह से खून से बना था और उसमें से सल्फर की हल्की गंध आ रही थी। क्लेन हैरान हो जाता है, ये क्या है? उसका बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक तो क्रीपिंग हंगर में जा चुका था, तो फिर उसकी लाश में ये अजीब चीज कैसे बनी? और दूसरी हैरानी की बात यह थी कि किंग ऑफ इमॉर्टैलिटी का सेकंड मेट होने के बावजूद किर्चिस के पास कोई भी मिस्टिकल आइटम या सील्ड आर्टिफैक्ट नहीं था। ये सब बहुत ही अजीब था और क्लेन के लिए एक नया मिस्ट्री छोड़ गया था कि आखिर ये ब्लड क्रिस्टल क्या है और किर्चिस के आइटम्स कहाँ हैं। ये चैप्टर इंटेंस फाइट के साथ साथ एक नए सस्पेंस पर आकर खत्म होता है। तो भाई, पिछले चैप्टर में क्लेन ने किर्चिस को हरा दिया था और अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है। सिचुएशन ये थी कि किर्चिस की डेविल फॉर्म वाली बॉडी, जिसका आधा सिर गायब था, जमीन पर पड़ी थी और क्लेन के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है पैसों का, मतलब बाउंटी का। वो सोच रहा था कि यार, क्या इस लाश से बाउंटी के पैसे मिल सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ आइलैंड पर मिलिट्री से कांटेक्ट करना मुश्किल था। अपने पुराने कांटेक्ट ओस्केंट को टेलीग्राम भेजने में कम से कम 3-4 दिन लग जाते और क्लेन को तो अगले दिन ही निकलना था। ऊपर से मिडमैन का कमीशन भी देना पड़ता। तो काफी सोचने के बाद क्लेन ने एक फैसला किया। उसने अपनी जली हुई आधी टॉप हैट उठाई, पहनी और उस भारी भरकम डेविल की लाश को घसीटना शुरू कर दिया। अब जरा सीन इमेजिन करो, एक आदमी एक भयानक डेविल की लाश को सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए ला रहा है। वो उस लाश को खींचता हुआ नीचे बार में ले आता है, जहां फाइट की वजह से सब कुछ तहस हो चुका था। टेबल कुर्सियां टूटी पड़ी थीं, हर तरफ कांच बिखरा था, पूरा मेसअप था। वहां बार का मालिक और उसके कुछ बाउंसर्स डरे सहमे एक कोने में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने क्लेन को उस भयानक लाश के साथ आते देखा, उनकी तो हवा टाइट हो गई। मालिक ने कांपते हुए पूछा, व्हाट, क्या करने वाले हो तुम? उसके बाउंसर्स की हालत तो और भी खराब थी। वो ऐसे खड़े थे कि जरा सा कुछ हो और वो तुरंत भाग जाएं। क्लेन उनके पास रुका और किर्चिस की लाश को उनके सामने जमीन पर फेंक दिया। फिर अपनी गहरी आवाज में उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम बाउंटी रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हो? मालिक पहले तो एक सेकंड के लिए शॉक में चला गया, फिर उसकी नजर नीचे उस विशाल डेविल की लाश पर पड़ी, जिसमें से अभी भी हल्का नीला धुआं निकल रहा था। उसे और उसके बाउंसर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, ये एक असली डेविल था। उन्होंने ऐसी चीजें सिर्फ चर्च की कहानियों या किताबों में ही सुनी थीं, कभी असलियत में नहीं देखीं। पायरेट्स के इलाके में रहने वाले लोगों ने सुपरनेचुरल चीजें देखी तो थीं, लेकिन एक असली डेविल देखना, ये तो नेक्स्ट लेवल था। मालिक ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजर लाश से हटाई और क्लेन को देखा,
जो फटे हुए कपड़ों में एकदम शांत खड़ा था। उसने डरते डरते कहा, हाँ मैं कह सकता हूँ। उन लोगों के पास तरीके होते हैं ये पता करने के कि ये किरचेस ही है। ये किरचेस ही है, राइट? क्लेन ने मन ही मन राहत की सांस ली और बस सिर हिला दिया। मालिक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन आपको पूरी रकम नहीं मिल पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोसेस में कुछ पैसा खर्च होता है, करीब 30% फीस लगती है, वरना आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 9,500 पाउंड्स छोटी रकम नहीं है। यहाँ पैसे आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। अगर आप किसी और आइलैंड थे तो 2 हफ्ते या महीना भी लग सकता था। अब 9,500 पाउंड सच में बहुत बड़ी रकम थी। क्लेन को याद आया कि टिंगन सिटी में नाइटहॉक्स की पूरी टीम का मंथली बजट सिर्फ 1,000 पाउंड्स होता था। क्लेन ने एक पल सोचा और फिर मालिक से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? मालिक ने जल्दी से सिर हिलाया, हाँ। क्लेन ने फिर पूछा, क्या तुम पता लगा सकते हो कि मैं कहाँ रह रहा हूँ? मालिक ने फिर कहा, हाँ बिल्कुल। इसके बाद क्लेन ने जो कहा वो काफी शॉकिंग था। उसने एकदम फ्लैट टोन में बोला, कल दोपहर से पहले मेरे पास 6,000 पाउंड्स भेज दो। 6,000 मालिक हैरान रह गया। ये तो 70% से भी कम था, मतलब लगभग 600 पाउंड्स कम। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये क्रेजी एडवेंचर खुद ही कीमत कम कर देगा। क्लेन ने फिर पूछा, कर सकते हो? अब देखो यहाँ क्लेन का कैरेक्टर कितना गहरा है। उसने जो एक्स्ट्रा 650 पाउंड्स छोड़े थे वो असल में बार में नुकसान का कॉम्पेंसेशन था, लेकिन ये बात उसने अपने मुंह से नहीं कही। ये गेरमन स्पैरो का स्टाइल था। मालिक ने सीरियसली सोचा और जवाब दिया, हाँ वो ये काम करने के लिए तैयार था, क्योंकि इसमें उसे भी कई सौ पाउंड्स का फायदा हो रहा था। क्लेन ने सिर हिलाया और बिना कुछ और के बार के गेट की तरफ चल दिया। लेकिन जाते जाते एक और अजीब चीज हुई। गेट के पास पहुंचकर उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और पास की एक टेबल पर फेंक दिए। वो टोटल 8 पेंस थे। ये करके क्लेन रुका नहीं, सीधा बाहर निकल गया। बार का मालिक और बाउंसर्स कंफ्यूज हो गए कि इसका क्या मतलब था। तभी एक बाउंसर को जो गेट पर खड़ा था कुछ याद है। उसने धीरे से कहा, जब ये पहली बार अंदर आया था तो इसने किसी की बियर का पुठार किरचेस पर फेंका था। ये पैसे शायद उस एक कप बियर के और कप के थे। पूरे बार में एकदम सन्नाटा छा गया। ये बात सुनने में अजीब थी, लेकिन सबको लगा कि हाँ ये उस क्रेजी एडवेंचरर गेरमन स्पैरो के स्टाइल से बिल्कुल मैच करता है। वहां से निकलने के बाद क्लेन ने पहले अपने बर्बाद हो चुके कपड़ों को देखा, लेकिन किस बार उसे टेंशन में ही से मिल गए थे। वो होटल लौटने से पहले एक और काम निपटाता है। उसे एक करप्ट पुलिस वाले के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, तो वो उसे ढूंढता है और क्रीपिंग हंगर को दिन का असली खाना खिलाता है। इसके बाद वो आराम से अपने होटल के रूम में वापस आता है। रूम में आकर वो एक रिचुअल सेटअप करता है और क्रीपिंग हंगर ग्लव और उस पतले से ब्लड क्रिस्टल को ग्रेफॉक के ऊपर भेज देता है। अब सीन शिफ्ट हो गए ग्रेफॉक पर, जहां क्लेन अपनी कुर्सी पर बैठा है। उसने बिना देर किए ग्लव को उठाया और उसमें से प्रिस्ट ऑफ लाइट की आत्मा को रिलीज किया। वो एक पतले चेहरे वाले, शांत स्वभाव के बुजुर्ग थे, जिन्होंने सफेद पादरी वाले कपड़े पहने थे। उन्होंने बाहर आते ही क्लेन को धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया। क्लेन ने जवाब में सिर हिलाया और फिर डिविनेशन शुरू किया। उसने स्टेटमेंट लिखा, सन पाथवे के सीक्वेंस 7 से ऊपर के पोषण फॉर्मूलाज। इसके बाद उसने ड्रीम डिविनेशन के जरिए उस आत्मा से कम्युनिकेट करना शुरू किया। उसके सपने की दुनिया बदली और उसने देखा कि प्रीस्ट ऑफ लाइट एक पुराने से गोट स्किन को खोल रहे हैं। उस पर लिखा था सीक्वेंस 6 नोटरी। उसके मेन इंग्रेडिएंट्स और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट थी। फिर सीन बदला और एक शानदार हॉल दिखाई दिया जिसमें सोने की मूर्तियां थीं। वहां एक रोशनी से ढका हुआ आदमी प्रिस्ट ऑफ लाइट को एक फॉर्मूला दे रहा था। ये था सीक्वेंस 5 प्रिस्ट ऑफ लाइट का फॉर्मूला। उसमें भी सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे थे और साथ में एक बहुत ही मुश्किल रिचुअल भी। रिचुअल था, पूरी तरह से अंधेरे में अपने पूरे शरीर को ऐसी बर्फ में दफन कर लो जो कभी पिघलती नहीं, और फिर पोषण पियो। क्लेन को यह देखकर समझ आ गया कि यह रिचुअल लिटिल सन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर फोर्सिकल लैंड ऑफ गॉड में, जहां अंधेरे में गायब होने का खतरा रहता है। डिविनेशन पूरा होते ही प्रिस्ट ऑफ लाइट की आत्मा बिखरने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके आखिरी शब्द थे, प्रेज द सन। इसके बाद उसकी आत्मा पूरी तरह से ग्रे फॉग में गायब हो गई। एक सच्चा बिलीवर था वो। अब क्लेन की नजर उस ब्लड क्रिस्टल पर पड़ी जो किरचेस की बॉडी से मिला था। उसने उसका ओरिजिन जानने के लिए डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा, इट्स ओरिजिन्स। और जो उसने सपने में देखा वो बहुत ही शॉकिंग था। उसने किरचेस के विशाल जहाज द डेथ अनाउंसर को देखा। जैसे ही किरचेस जहाज के डेक पर चढ़ा, डेक की दरारों से एक चिपचिपा काला धुआं निकला। उस धुएं ने किरचेस को पूरी तरह से ढक लिया और उसे करप्ट करने लगा। फिर वो धुआं सिकुड़कर किरचेस के सीने में घुस गया और एक खून के धब्बे जैसा बन गया। इसके बाद किरचेस डेक के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, ग्रेट डेथ अनाउंसर। ये सीन देखते ही क्लेन की आंखें खुल गईं। वो सीधा बैठे और उस ब्लड क्रिस्टल को घूरने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, द डेथ अनाउंसर जिंदा है। वो एक लिविंग सील्ड आर्टिफैक्ट है और ये क्रिस्टल ही उसके क्रू को कंट्रोल करने और करप्ट करने का जरिया है। तभी लो लेवल की मिस्टिकल आइटम्स उससे करप्ट हो जाती थीं। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक डिस्कवरी थी। तो भाई, पिछले चैप्टर की कहानी जहां खत्म हुई थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। क्लेन ने वो ब्लड क्रिस्टल उठाया जो उसे किरचेस से मिला था, और जैसे ही उसने उसे स्मेल किया, उसमें से सल्फर की हल्की सी महक आ रही थी। साफ था कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है।
इसके अंदर बहुत गहरी और कोरोसिव पावर्स छिपी हुई थीं। अब देखो, कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि एबिस एक ऐसी खतरनाक और करप्ट जगह है जहां बड़े से बड़ा एंजेल भी अब कंट्रोल खो देता है और गिर जाता है। सोचो जरा, कितनी डरावनी जगह होगी वो। और जो डिजायर अपोसल की खासियत थी वो इसी बात से पूरी तरह मैच करती थी। यहाँ क्लेन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्या ये क्रिस्टल उस डिजायर अपोसल के एसिमिलेशन को, यानी उसके करप्ट होने के प्रोसेस को और भी गहरा कर सकता है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग थॉट था क्योंकि इससे उसकी पावर और बढ़ सकती थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही शॉकिंग डिटेल क्लिक करती है। किरचेस ने मरने से पहले थनाउसर के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाई थी, किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी अग्लिटो के लिए नहीं। अब यहाँ से क्लेन का डिटेक्टिव वाला दिमाग पूरी तेजी से चलने लगता है। वो सोचता है, क्या इसका मतलब यह है कि असली किंग ऑफ इमॉर्टेलिटी तो डेथ अनाउंसर है और अग्लिटो वो तो बस उसका एक स्पोक्स पर्सन या कह लो एक मैनेजर टाइप का बंदा है जो उसके लिए काम करता है। अफवाहें तो पहले से ही थीं कि अग्लिटो खुद एक डेमिगॉड यानी सीक्वेंस 4 नहीं है, और अगर ये थ्योरी सच है तो उसकी हालत तो सोची हुई से भी ज्यादा खराब है। बेचारे के पास तो अपनी कोई ऑटोनॉमी ही नहीं है, वो बस एक पपेट है। लेकिन फिर क्लेन दूसरी पॉसिबिलिटी भी सोच सकता है, अग्लिटो चालाक बन रहा हो। आखिरकार वो एक डीमन है और डीमंस तो होते ही क्राफ्टी हैं, लोगों को गुमराह करना तो उनका काम है। तो कुछ सेकंड सोचने के बाद क्लेन डिसाइड करता है कि चलो रिस्क लेते हैं। वो उस ब्लड क्रिस्टल के इस्तेमाल को लेकर एक डिविनेशन करने की कोशिश करता है। उसे इस बात का डर बिल्कुल नहीं था कि इससे कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। उसका मानना था कि अगर इसका कनेक्शन सीधा एबिस के डीमन किंग से भी निकला तो भी उसे ज्यादा से ज्यादा उतना ही बैकलैश मिलेगा जितना ट्रू क्रिएटर से मिलता है। और अपने पास तो ग्रे फॉग की प्रोटेक्शन है जो ऐसी चीजों को आराम से हैंडल कर लेती है। उसने सोचा कि ये पहली बार है तो उसकी लोकेशन तो लॉक होगी नहीं, सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। वैसे भी जब उसने इसके ओरिजिन के लिए डिविनेशन किया था तब कोई डेंजर नहीं दिखा था, जिसका मतलब साफ था कि डेथ अनाउंसर कोई सीक्वेंस 0 डीमन तो नहीं है। फिर उसे रियलाइज होता है कि अरे वो तो खुद को ही डरा रहा था। अगर वो सच में इतना पावरफुल होता तो क्वीन मिस्टिक एडमिरल ऑफ स्टार्स एंडरसन और मेरे जॉइंट अटैक से भागता थोड़े। ये सोचकर वो सीरियसली ड्रीम डिविनेशन शुरू कर देता है और डिविनेशन के अंदर जो उसे दिखता है वो काफी क्रीपी और डरावना था। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से चिपचिपे काले फॉग से ढकी हुई थी। वहां डार्क कलर के मांस के टुकड़ों से बना एक मॉन्स्टर रेंग रहा था और उसके शरीर के अंदर से एक दहाड़ जैसी आवाज आई, ब्लेदर है। फिर सीन बलता है और उसे एक पुराना सा ऑल्टर दिखता है जिस पर ताजा खून छिड़का हुआ था। उस पर कुछ ऐसे सिंबल्स बने थे जिन देखकर ही एक करप्टिव फीलिंग आ रही थी, जैसे वो कुछ चिल्ला रहे हों। और इसके साथ ही वो धुंधली दुनिया टूट जाती है और क्लेन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अब क्लेन इस विजन को एनालाइज करना शुरू करता है। ब्लेदरर ये नाम या तो डेथ अनाउंसर की सील आर्टिफैक्ट बनने से पहले की स्टेट को रेफर करता है या फिर ये उस मॉन्स्टर का नाम था। खैर जो भी हो, एक बात तो कन्फर्म थी कि इस सब में एक शिप जरूर इन्वॉल्व है। उसे लगा कि डेथ अनाउंसर नाम ब्लेदर से काफी मैच करता है तो कनेक्शन तो पक्का है। उसने अंदाजा लगाया कि ये शायद ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट तो नहीं है, वरना अग्लिटो 4 किंग्स में सबसे बेस्ट होता। ये शायद एक सीक्वेंस 3 आर्टिफैक्ट है। और वो जो ऑल्टर दिखा था उसका मतलब शायद ये था कि ये ब्लड क्रिस्टल किसी हाई लेवल डीमन को समन कर सकता है, जैसे कि ब्लेदर को। पर क्लेन का ऐसा कोई इरादा नहीं था, उसे किसी डीमन को समन नहीं करना था। तो उसने बहुत ही कैजुअली उस ब्लड क्रिस्टल को बाकी चीजों के साथ जंक पाइल में फेंक दिया। सीरियसली, इतना रे आइटम और उसने उसे कचरों में फेंक दिया। यही है गेहरमन स्पैरो का स्टाइल। और जाते जाते उसने उस क्रिस्टल का एक नाम भी रख दिया, ऑरा ऑफ ब्लेदर। इसके बाद क्लेन एक और डिविनेशन किया, ये कंफर्म करने के लिए कि उस रात उसे अग्लिटो से कोई खतरा तो नहीं है। और उसे पहले से ही अंदाज था कि रिजल्ट क्या आएगा, अग्लिटो आइलैंड पर कदम नहीं रखेगा। इसके दो बड़े कारण थे। पहला, स्कार्टर में एक छिपा हुआ डेमिगॉड था और अग्लिटो किसी दूसरे डेमिगॉड के इलाके में पंगा नहीं लेना चाहेगा। और दूसरा, क्लेन की थ्योरी के हिसाब से अग्लिटो डेथ अनाउंसर को छोड़ नहीं सकता और डेथ अनाउंसर जमीन पर आ नहीं सकता। डिविनेशन ने भी यही कंफर्म किया कि रात सेफ रहेगी, मतलब होटल बदलने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अगली सुबह करीब 9 बजे क्लेन जैसे ही होटल के रेस्टोरेंट में जाता है उसे एंडरसन हुड दिख जाता है। एंडरसन हमेशा की तरह आते ही उसके सामने बैठ गया और अपने बाल ठीक करते हुए बोला, इंप्रेसिव, तुमने 1-on-3 की फाइट में भी किरचेस का शिकार कर लिया। जिस तरह तुम उसकी लाश को घसीटते हुए नीचे लाए थे वो खबर तो पूरे टॉस कार्टर पियमाक की तरफ फैल गई है। सुना है बाउंटी वाला पायरेट अब तुमसे 5 किलोमीटर दूर रहने का फैसला कर रहा है। क्लेन, जो अब फ्रैंक ली से मिलने के बाद दूध पीना छोड़ चुका था, उसने शांति से कॉफी और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हुए जवाब दिया, तुम्हारी इंटेल गैदरिंग की एबिलिटी काफी अच्छी है। एंडरसन हंसा और बोला, ये एक हंटर के लिए जरूरी है। वैसे यहाँ के एडवेंचरर्स एक सीरियस सवाल पर बहस कर रहे हैं कि सबसे स्ट्रांग हंटर कौन है। जैसे ही क्लेन ने उसे अपनी ठंडी नजरों से देखा, एंडरसन का स्माइल फ्रीज हो गया और उसने जल्दी से कहा, उन सबने तुम्हें चुना है। हा, आखिर ये सोनिया सी है, फॉग सी नहीं। क्लेन ने उसकी इस बात को इग्नोर किया और पूछा, और कोई इंटेल?
एंडरसन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर बोला हाँ। लोएन न्यू पार्टी का मोलसोना कल रात मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया अपने ही कमरे से, इतने सारे गार्ड्स के होते हुए। ऑफिशियल खबर यह है कि वो मर गया, शायद किसी एविल गॉड की पूजा करते हुए। पर कोई यकीन नहीं कर रहा क्योंकि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को एक एनोनिमस लेटर मिला है जिसमें मोलसोना के सारे क्राइम्स के रिकॉर्ड्स और सबूत हैं। एंडरसन ये बताते हुए क्लेन को घूर रहा था। उसे उम्मीद थी कि गेहरमन उसे और जानकारी देगा, क्योंकि कल ही गेहरमन चाहा था कि किसे मारना चाहिए और उसने मोलसोना का नाम लिया था। लेकिन क्लेन ने बस हम कहा और चुप हो गया। तभी वहां बार ओनर भागता हुआ आया। वो क्लेन को बाउंटी के पैसे देने आया था। उसने बताया कि प्रोसेस में टाइम लगता, लेकिन वो क्लेन का शेड्यूल खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जेब से और दोस्तों से उधार लेकर पैसों का इंतजाम किया है। और अमाउंट कितना था? पूरे 6000 पाउंड्स। क्लेन ने शांति से पैसे गिने और अपनी अलग अलग पॉकेट्स में रख लिए। बार ओनर ने जाते जाते उसे वार्न किया, किंग ऑफ इमॉर्टलिटी बहुत बदला लेने वाला इंसान है, वो समुद्र में आपके शिप पर हमला कर सकता है। क्लेन ने बस कहा, मुझे पता है। ये सब देखकर एंडरसन ने पूछा, तुम्हारे पास यहां से निकलने का कोई तरीका है? क्लेन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, गेस करो। ये सुनकर एंडरसन और चिलिया उसने टिट्स देते हुए कहा, शिप 2:30 बजे निकलेगी। फिर उसने मजाक में कहा, वाह, मैंने सोचा था कि मैंने एक रात में 1600 पाउंड्स कमाकर कमाल कर दिया, पर तुम्हारे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जब शिप पर चढ़ने का टाइम आया तो एंडरसन अभी भी टेंशन में था। उसने पूछा, क्या हम बस ऐसे ही शिप से जा रहे हैं? डेथ अनाउंसर आसपास के पानी में ही होगा। उसे लगा कि गेहरमन इतना पागल नहीं हो सकता कि सीधे मौत के मुंह में जाए, कहीं ये उसका कोई ट्रैप तो नहीं है। लेकिन क्लेन बिना कुछ कहे सूटकेस लेकर सीधे शिप पर चढ़ गया। उसका प्लान बहुत सिंपल और बोल्ड था। उसे लगा कि डेथ अनाउंसर से कुछ गड़बड़ महसूस कर लेगा और किंग ऑफ इमॉर्टलिटी सीधे हमला नहीं करेगा। और अगर उसका अंदाजा गलत निकला तो जिस पल डेथ अनाउंसर होराइजन पर दिखेगा, क्लेन अपने रूम में जाकर खुद से प्रे करेगा, ग्रेप हॉग के ऊपर जाएगा और सी गॉड सेप्टर का इस्तेमाल करेगा। वो देखना चाहता था कि समुद्र में ब्लेदर ज्यादा ताकतवर या सी गॉड। उसका एटीट्यूड था कि आ जाओ देख लेंगे। वैसे उसका ओरिजिनल प्लान ये नहीं था। वो पानी के नीचे से निकलने वाला था, पर उसे लगा कि किंग ऑफ इमॉर्टलिटी गुस्से में आकर दूसरे शिप्स को तबाह कर सकता है। तो बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए उसने ये आमने सामने वाला बोल्ड रास्ता चुना। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि क्लेन यानी हमारा गेहरमन स्पैरो किंग ऑफ इमॉर्टलिटी एगालिटो को ऑफेंड करके वहां से निकल गया था। अब सिचुएशन ये थी कि वो एक शिप पर सवार हो चुका था, लेकिन उसके साथ था एंडरसन हुड, द स्ट्रांगेस्ट हंटर, जो अपनी अनल की किस्मत के लिए फेमस था। और यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है, एक बहुत ही सस्पेंसफुल माहौल के साथ। जैसे ही क्लेन अपने केबिन में एंटर करता है, एंडरसन, जो एक कॉन्स्पिरेटर पाथवे से है, तुरंत कुछ अजीब नोटिस करता है। वो क्लेन से कहता है, यार कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं इस शिप का कोई नॉर्मल पैसेंजर होता और मुझे पता चलता कि मेरे साथ वो बंदा ट्रैवल कर रहा है जिसने अभी भी किंग ऑफ इमॉर्टलिटी से पंगा लिया है, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती। मैं या तो कैप्टन से कहता कि इस बंदे को उतारो, या मैं खुद ही दूसरे शिप पर चला जाता। लेकिन यहाँ तो सब लोग बड़े शांत हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और सच कहूँ, ये पॉइंट सुनकर मुझे भी लगा कि भाई एंडरसन का दिमाग बहुत तेज चलता है। वो छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ लेता है जो कोई और शायद इग्नोर कर दे। यही तो एक असली कॉन्स्पिरेटर की निशानी होती है, बाहर से एकदम चिल और मजाकिया दिखना, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी सिचुएशन को एनालाइज करनी तैयारी कर लेना। क्लेन भी मन में यही सोचता है कि ये बंदा शार्प है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, एंडरसन खुद ही अपने गाल पर एक थप्पड़ मारकर हंसने लगता है और कहता है, अरे हाँ, मैं समझ गया। ये बात अभी सिर्फ कुछ एडवेंचरर्स और पायरेट्स के बीच फैली होगी। नॉर्मल टूरिस्ट और सेलर्स को तो पता भी नहीं होगा कि गेहरमन स्पैरो दिखता कैसा है। ये देखकर क्लेन मन में सोचता है, वह अपने सवालों का जवाब खुद ही दे देता है। ये क्या तुझे पता नहीं कि टाइम ही जिंदगी है? और वो चुपचाप अपने फर्स्ट क्लास केबिन में चला जाता है। उसने एंडरसन को भी फर्स्ट क्लास में ही ठहराया था, इसलिए नहीं कि उसे आराम देना था, बल्कि इसलिए ताकि वो इस अनल की हंटर पर नजर रख सके, कहीं उसकी वजह से पूरे शिप पर कोई मुसीबत न आ जाए। केबिन में घुसकर क्लेन मास्टर बेडरूम की तरफ चला जाता है और एंडरसन को गेस्ट रूम और सर्वेंट रूम में से एक चुनने को कहता है। ये देखकर एंडरसन हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें तो इन सब चीजों की बड़ी आदत है। इस पर क्लेन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, ऑफ कोर्स मुझे हंटर्स से डील करने का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ डैनिड्स होता तो मैं तो उसे सीधे सर्वेंट रूम में ही भेजता। खैर, दोपहर के 1:30 बजते हैं और शिप अपनी जर्नी शुरू कर देता है। क्लेन बाहर समंदर को देख रहा होता है, तभी एंडरसन आकर कहता है, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ एक तरफ नजर रख सकते हो सकता है यानी मौत का हरकारा दूसरी तरफ से या सामने से आ जाए। सबसे बेस्ट जगह है क्रोज नेस्ट, यानी शिप का सबसे ऊंचा वाला मचान। और फिर वो मजाक में कहता है कि एक एक्सपीरियंस्ड हंटर किसी भी क्रू मेंबर को बेवकूफ बनाकर वहां चढ़ सकता है। और यहीं पर क्लेन अपना मास्टर मुंह चलता है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के एंडरसन की तरफ देखता है और बहुत अच्छा कहा, तो ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। एंडरसन का तो मुंह ही खुला रह जाता है। वो शॉक होकर पूछता है, क्या तुम्हारे पास नजर रखने का कोई और तरीका नहीं है? क्लेन बड़ी ईमानदारी से सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मुझे तुम पर ही भरोसा करना होगा। ये सुनकर एंडरसन की तो दुनिया हिल जाती है।
वो मन में सोचता है, यार किसके पास से इतनी हिम्मत आई कि किंग ऑफ इमॉर्टलिटी की नाक के नीचे से बिना किसी तैयारी के निकल जाए। और वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है, मुझे रोको मत, मैं शिप से कूद रहा हूं। अब देखो क्लेन का असली प्लान क्या था। वो जानता था कि किंग ऑफ इमॉर्टलिटी या डेथ अनाउंसर ने उसकी बुरी नीयत को सेंस कर लिया होगा। वो खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसका प्लान था कि जैसे ही डेथ अनाउंसर अटैक करेगा, वो उसी गॉड सेप्टर से कुछ देर तक उसे रोकेगा और फिर तुरंत मिस्टर एजिक को लेटर भेजकर हेल्प मांगेगा, ताकि जब मिस्टर एजिक आए तो वो दोनों मिलकर उस डेमीगॉड को ठिकाने लगा सकें। मतलब बंदे का लेवल देखो, डेमीगॉड को ट्रैप करने का प्लान बना रहा था। ये सीन पढ़कर सीरियसली गूज़बम्प्स आ गए थे। क्लेन इंतजार ही कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपनी स्पिरिट विजन ऑन करता है। उसके सामने जमीन से एक लंबा स्केलेटन मैस्केलिन मैसेंजर निकलता है, जिसकी आंखों में काली आग जल रही थी। ये मिस्टर एजिक का मैसेंजर था। वो क्लेन को एक लेटर देता है। क्लेन सोचता है, अरे वाह, मिस्टर एजिक ने इस बार बड़ी जल्दी रिप्लाई कर दिया। वो लेटर लेता है और पढ़ने लगता है। लेटर में मिस्टर एजिक ने लिखा था, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम एडवांस हो गए हो। तुम्हारी जर्नी तो मेरी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। वो समंदर का इलाका वाकई बहुत खतरनाक। याद है कि उसका कनेक्शन शायद कैटेक्लिज्म यानी प्रलय के सोर्स से है, और वहां एंशिएंट डेथ का ऑरा क्यों है, ये मुझे ठीक से नहीं पता। मैं तुम्हारी वार्निंग याद रखूंगा और अपनी याददाश्त पूरी तरह वापस आने से पहले उन वाटर्स में नहीं जाऊंगा। आगे उन्होंने एडमिरल हेल की रिंग में इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन कहा कि वो अभी अपने कुछ पुराने मामलों में उलझे हुए हैं। ये पढ़कर क्लेन मुस्कुराता है और सोचता है कि वो मिस्टर एजिक को बताएगा कि उसके पास एडमिरल हेल की लोकेशन लॉक करने का तरीका है, ताकि जब वो उससे मिलने जाए तो क्लेन को भी साथ ले चले। लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आता है। मिस्टर एजिक आर्टिफिशियल डेथ के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बालम एम्पायर की पुरानी रॉयल फैमिली, जो अब न्यूमिनस एपिस्कोपेट के बड़े लोग हैं, वो हिडन सेज के अचानक जिंदा होने से इंस्पायर हुए थे, और अब वो डेथ, जो कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, उसे एक जिंदा चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कभी खत्म नहीं होती। और फिर मिस्टर एजिक कंफर्म करते हैं कि सियर पाथवे का सीक्वेंस 4 बिजारो सोर्सेरर है। वो बताते हैं कि एंटीगोनस और जाराटल फैमिली के पावर हाउसेज ने उन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी और उन्हें याद करके आज भी डर लगता है, लेकिन उन्हें फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता। वो क्लेन को पड़ोसी पाथवेज पर स्विच करने का सुझाव देते हैं, जैसे अप्रेंटिस पाथवे का सीक्रेट सोर्सेरर या मराउडर पाथवे का पैरासाइट, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि इन तीनों पाथवेज के बीच स्विचिंग शायद सीक्वेंस 3 पर ही पॉसिबल है। ये पढ़कर क्लेन की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और वो मन में सोचता है, तो मतलब अब सिर्फ एरोड्स ही बचा है। क्लेन लेटर का रिप्लाई लिखता है और उसमें मिथिकल क्रीचर की डेफिनेशन भी पूछता है। वो हेल्प मांगने वाला पार्ट अभी नहीं लिखता, क्योंकि अगर डेविल ने खतरे को भांप लिया तो शायद वो आएगा ही नहीं। कुछ घंटे बीत जाते हैं और एंडरसन वापस आता है। वो कहता है, डेथ अनाउंसर नहीं आया। हम लोग टॉसकार्टर आइलैंड के पानी से बहुत दूर आ चुके हैं। किंग ऑफ इमॉर्टैलिटी ने बदला नहीं लिया। ये बात एंडरसन के लिए बहुत शॉकिंग थी। उस क्लेन भी थोड़ा निराश होता है, उसका पूरा प्लान फेल हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोनार्ड मिशेल और उसकी रेड ग्लव्स टीम दिखाई जाती है। वो लोग एक डेविल मर्डर केस डिस्कस कर रहे थे, जिसके पैटर्न ड्यूक नेगन के असैसिनेशन से मिल रहे थे। बैकलैंड का नाम सुनते ही लियोनार्ड को मिस्टीरियस डिटेक्टिव शेरलॉक मोरियार्टी यानी क्लेन की याद आ जाती है। वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, लेकिन इस नए केस की वजह से उसे बैकलैंड छोड़ना पड़ा। शुक्र है कि ओल्ड मैन यानी पैलेस ज़ोरोआस्ट उसे डेविल्स के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से वो डिस्कशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता है। 2 दिन बाद शिप ओरावी आइलैंड पहुंच जाता है। क्लेन एंडरसन को होटल में रुकने के लिए कहता है और खुद लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के कॉन्टैक्ट पर्सन से मिलने निकल जाता है। वो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के सेंट ड्रेको कैथेड्रल पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात उसी लंबे, अनसिमेट्रिकल और अगली बेलमैन कार्नोट से होती है। कार्नोट उसे मिस्टर रिसियार्डो के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, क्लेन को अचानक याद आता है कि कार्नोट को चर्च ऑफ अर्थ मदर ने बनाया था, और वो उससे पूछता है, क्या तुम फ्रैंकली को जानते हो? और यहीं पर ये चैप्टर 1 और सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। तो भाई, चैप्टर 689, जिसका नाम है बस इतना ही। और ये टाइटल तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब चैप्टर के एंड तक पहुंचोगे तो सब समझ आ जाएगा। तो कहानी शुरू होती है जहां क्लेन बेलमैन कार्नोट के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, और जैसे ही क्लेन फ्रैंकली का नाम लेता है, कार्नोट का एक्सप्रेशन एकदम अजीब हो जाता है। वो कहता है वो एक बहुत ही दयालु और प्योर इंसान है, लेकिन कभी कभी उसकी प्योरिटी ही डरावनी लगने लगती है। ये सुनकर क्लेन को भी हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे फ्रैंक के पुराने कारनामे याद थे। मतलब कौन सोच सकता है एक गाय और गेहूं को एक साथ क्रॉस ब्रीड करने का। ये तो वही बात हो गई कि कोई बोले मैं आम आलू को मिलाकर एक नया फ्रूट बनाऊंगा। खैर, क्लेन इस बात को आगे नहीं बढ़ाता और पूछता है कि क्या कार्नोट उसे अच्छे से जानता है। कार्नोट चुपचाप चलता रहता है और फिर बताता है कि वो खुद एक फेल्ड प्रोडक्ट था, जिसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स थीं। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फ्रैंक उन कुछ लोगों में से था जो उसे नॉर्मली ट्रीट करते थे, जैसे वो सच में एक जीता जागता इंसान हो।
ये सुनकर फ्रैंक के कैरेक्टर की एक और साइड पता चलती है कि वो दिल का बहुत अच्छा था, भले ही उसके आइडियाज थोड़े क्रेजी थे। फिर क्लेन पूछता है कि फ्रैंक ने चर्च ऑफ अर्थ मदर क्यों छोड़ था। कार्नोट कहता है कि उसे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन फ्रैंक एक अनाथ था और चर्च में ही पला बढ़ा था। वो चर्च को अपना परिवार और अर्थ मदर को अपनी माँ मानता था, लेकिन उसके अजीब अजीब आइडियाज की वजह से उसे बिशप बनने का मौका मिलते मिलते रह गया और उल्टा उसे धर्म का अपमान करने के लिए ट्रिब्यूनल में पेश करने की नौबत आ गई थी। ये सब बातें सुनते सुनते वो लोग सेंट ड्रेको कैथेड्रल के पीछे वाली गली में पहुंच जाते हैं। वहां कार्नोट एक साधारण सी बिल्डिंग के सामने रुकता है और 3 बार डोरबेल बजाता है, हर बार 2 सेकंड के लिए। ये एक तरह का सीक्रेट कोड था जो दिखाता है कि अंदर कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहता। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होता है जिसने ब्लैक शॉर्ट कोट और हाथ में एक हार्ड केन पकड़ रखी थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, लेकिन चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां नहीं थीं। और सबसे अजीब बात, उसकी आंखों पर एक ब्लैंक आई मास्क। बम को झटका लगता है क्योंकि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि काउंसिलर रिकार्डो था, जिससे वो पहले सिर्फ आवाज के जरिए मिला था। अब सोचो, एक डेमीगॉड लेवल का बियॉन्डर जो देख भी नहीं सकता या शायद देखना नहीं चाहता। रिकार्डो अपना कान उनकी तरफ करता है और धीरे से अपना सिर घुमाकर कहता है, माफ करना, मैं तुमसे इसी तरह मिल सकता हूँ। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे एक प्रीमोनिशन हुआ कि मुझे आज अपनी आंखें खोलकर कुछ भी नहीं देखना है। ये सुनते ही क्लेन को हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है, लेकिन अगले ही पल उसे असली बात समझ आ जाती है। ये कोई प्रीमोनिशन नहीं था, बल्कि रिकार्डो उसे यानी गेरमन स्पैरो को देखने से बचना चाहता था। क्लेन को याद आता है कि मॉन्स्टर पाथवे के बियॉन्डर्स ऐसी चीजें देख सकते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखती। जैसे स्नेक ऑफ मर्करी विल ऑसेप्टिन ने उसकी यूनिकनेस को सेंस कर लिया था और टिंगन सिटी में एक बियॉन्डर ने उसे देखकर ही खूलटियां कर दी थीं। मतलब रिकार्डो ने पहले ही खतरा भांप लिया और अपनी आंखें ढक ली। कितना स्मार्ट मूव था ये। खैर, क्लेन अपने असली काम पर आता है और पूछता है कि क्या उसके मिस्टिकल आइटम का कोई सुराग मिला। रिकार्डो मुस्कुराकर कहता है, फिलहाल तो नहीं। मैं अपनी चोटों से उबरने के बाद बायाम गया था और वहां रॉय किंग को बचाने में मेरा काफी टाइम लग गया। ये सुनकर क्लेन को निराशा नहीं होती क्योंकि उसने ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था। तो वो कहता है, ठीक है, तो मैं इस रिक्वेस्ट के बदले एक और हेल्प चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो एंजल ऑफ फेट के एक म्यूरल के कांटेक्ट में आने के बाद से बुरे लक से परेशान है। मुझे उसका बुरा लक पूरी तरह से हटाना है। रिकार्डो एक पल के लिए सोचता है और फिर कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उसके पास ले चलो और उसे अपने घर से बाहर मत निकलने देना, वरना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ये बात सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि एंडरसन का बैड लक कितना सीरियस था। अब जब वो लोग एंडरसन के पास जा रहे होते हैं तो क्लेन मौके का फायदा उठाकर एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, आप मदर ट्री ऑफ डिजायर के बारे में क्या जानते हैं? और यहाँ पर रिकार्डो जो इन्फॉर्मेशन देता है वो लिटरली दिमाग हिला देने वाली है। वो बताता है कि रोज स्कूल ऑफ थॉट वाले मदर ट्री ऑफ डिजायर को चेंट गॉड का एक रूप मानते हैं, लेकिन उसे ही शक है कि शायद इच्छाए चेंट गॉड खुद मदर ट्री ऑफ डिजायर के कई रूपों में से एक है। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी थी। इसके अलावा वो कुछ और पॉइंट्स बताता है। पहला, मदर ट्री ऑफ डिजायर और प्राइमोडियल मून एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन कभी कभी इन दोनों के बीच एक बहुत ही अजीब और हो रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है। दूसरा, 7 चर्चेज बाकी एविल गॉड से नफरत तो करते हैं, लेकिन मदर ट्री ऑफ डिजायर और प्राइमोडियल मून से उनकी नफरत एक्सट्रीम लेवल पर है। और तीसरा, बाकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ऑरोरा ऑर्डर और डेमोनस सेक्ट भी रोज स्कूल ऑफ थॉट को पसंद नहीं करते। मतलब मदर ट्री ऑफ डिजायर एक ऐसी एंटिटी है जो सबसे अलग थलग और सबसे मिस्टीरियस है। ये सब बातें सोचते सोचते क्लेन एक कैरिज रोकता है और वो लोग एंडरसन के होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही उनकी कैरिज डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, क्लेन के उतरने से पहले ही धड़ाम एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और पूरी सड़क हिल जाती है। होटल की दूसरी मंजिल से खिड़कांच टूटकर नीचे गिरते हैं। क्लेन मन में सोचता है, हो नहीं सकता, क्या ये एंडरसन के बैड लक की वजह से हुआ है? और उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन यही कह रही थी। वो बाहर झांक कर देखता है तो होटल की दूसरी मंजिल की एक बड़ी दीवार ढह चुकी थी और वहां से आग और धुआं निकल रहा था। और नीचे कौन खड़ा था? हमारा अपना द नल्किएस्ट हंट एंडरसन हुड, जिसके सुनहरे बाल बिखरे हुए थे और कपड़े अस्त-व्यस्त थे। वो बड़बड़ा रहा था, हद है, होटल में कौन हथियारों की डील करता है, और वो भी नए तरह के एक्सप्लोसिव्स की। मैं तो बिना वजह ही मर जाता। मेरा सूटकेस। ये सुनकर क्लेन अपने हाथ में पकड़े सूटकेस को देखता है कि वो हमेशा सावधान रहता है। क्लेन रिकार्डो को कैरिज से नीचे उतारता है। एंडरसन उन्हें देखकर एक कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, आजकल के हथियार डीलर बहुत अनप्रोफेशनल हैं। शुक्र है कि दिन का टाइम था और होटल में ज्यादा लोग नहीं थे। क्लेन मन में सोचता है, मुझे लगता है इस तबाही का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे बैड लक की वजह से है। वो रिकार्डो से कहता है, यही है वो। रिकार्डो अपना सिर एंडरसन की तरफ घुमाता है, लेकिन उसका आई मास्क सब कुछ ब्लॉक कर देता है। वो कुछ सेकंड रुकता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, मुझे एक गोल्ड कॉइन दो। एंडरसन हैरान होकर अपने कपड़ों के अंदर से एक लोएन गोल्ड कॉइन निकालता है और रिकार्डो को दे देता है। रिकार्डो कॉइन को हाथ में लेता, धीरे से अपनी उंगलियां बंद करता है और फिर हाथ पीछे खींच लेता है। और फिर वो हंसकर कहता है, ठीक है, तुम्हारा बैड लक दूर हो गया है। बस दैट्स इट।
एंडरसन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो क्लेन को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, भाई क्या तुम किसी धोखेबाज को पकड़कर ले आए हो। क्लेन को भी हानि होती है, लेकिन उसे रिकार्डो पर भरोसा था कि वो एक फेट काउंसलर था। रिकार्डो मुस्कुराकर कहता है, इस बार तुम्हें जो बैड लक मिला था वो कोई बच्चों का खेल नहीं था। अगर यकीन नहीं है तो पास के कसीनो में जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हो। ये सुनते ही एंडरसन की आंखें चमक उठती हैं। सही बात है। वो तुरंत पास के कसीनो की तरफ भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक साफ सुथरे जैकेट में वापस आता है और रिकार्डो को देखकर कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक रुक जाता है। वो जबरदस्ती अपना मुंह बंद करता है और मुस्कुराकर थैंक यू बोलता है। जैसे ही डेमिगॉड कैरिज में बैठकर चला जाता है, वो क्लेन के पास आकर धीरे से कहता है, मैं कहने वाला था कि आप अंधे जरूर हैं, लेकिन फेट के डोमेन में आप सच में कमाल के हैं। शुक्र है, मुझे टाइम पर याद आ गया कि वो एक डेमीगॉड है। क्लेन मन में सोचता है, अगर तुमने ये कह दिया होता तो शायद तुम वो हंटर बन जाते जो अपना बैड लक हटवाने के तुरंत बाद मर गया। खैर, जब सब कुछ ठीक हो गया था, क्लेन पूछता है, अब क्या तुम उस रिवॉल्वर के बारे में सुराग बता सकते हो। एंडरसन अपने बालों को ठीक करता है और हंस करता है। वो बायाम में है। वो बताता है कि रिवॉल्वर उसके एक पुराने दोस्त के पास है जो एक बहुत पावरफुल एडवेंचर था, लेकिन अब उसने ये सब काम छोड़कर अपनी फैमिली शुरू कर दी है। वो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए बैकलैंड शिफ्ट होना चाहता है और इसीलिए अपने मिस्टिकल आइटम्स में से वो रिवॉल्वर बेच रहा है। केन बस्तिना कहता है, ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो। और जहां एक तरफ क्लेन की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ गोल्डन ड्रीम जहाज पर डेनिट्स को एक भयानक एहसास होता है। उसकी कैप्टन 3 दिनों से दिखाई नहीं दी थी। तो भाई, चैप्टर 690 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है मिस मैसेंजर। और ये चैप्टर शुरू होता है गोल्डन ड्रीम नाम के जहाज पर, जो सूरज की रोशनी में एकदम सोने के खजाने जैसा चमक रहा था। जहाज के कैप्टन के केबिन में हमारा जाना पहचाना पायरेट डेनिस स्टेश में इधर उधर घूम रहा था। सिचुएशन ये थी कि उसकी कैप्टन वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना 3 दिनों से गायब थी। अब सोचो हुआ क्या था। 3 दिन पहले कैप्टन एडविना ने कहा कि वो किसी स्टडी के लिए जा रही हैं और शायद 10 से 20 घंटे तक बाहर नहीं आएंगी। ये सुनकर डेनिट्स और बाकी क्रू मेंबर्स को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। बल्कि वो लोग तो खुश हो गए कि चलो क्लासेस से छुट्टी मिली। तो जहाज पर ड्रिंकिंग, सिंगिंग और बोनफायर पार्टी शुरू हो गई। मतलब फुल माहौल बना हुआ था। बस जहाज को जलाने की कसर बाकी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सबको लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। 24 घंटे के अंदर जिसे वापस आ जाना चाहिए था, वो अगले दिन भी नहीं लौटी। यहां तक कि उसने खाना या अपनी लाइट बियर तक नहीं मंगवाई, जिसे वो पानी की तरह पीती थी। और जब क्रू ने हिम्मत करके उसका दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ये सीन मेरे लिए काफी टेंशन वाला था, क्योंकि एक पावरफुल कैरेक्टर का यूं अचानक गायब हो जाना किसी बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल होता है। आखिरकार फर्स्ट मेट ब्रू वॉल्स के लीडरशिप में पायरेट्स ने दरवाजा खोला और देखा कि केबिन तो खाली पड़ा है। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन कैप्टन एडविना का कोई अता पता नहीं था। उनका पहला अंदाजा ये था कि शायद कैप्टन को अचानक कुछ याद आया होगा और वो किसी मिस्टिकल टेक्निक का यूज करके अकेले ही निकल गई होगी। लेकिन जब उन्होंने सोलफॉल रिचुअल जैसे तरीकों से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब 3 दिन बीत चुके थे और सारे सेलर्स की हालत खराब हो रही थी। इसी फ्रस्ट्रेशन में डेनिट्स ने अपने एक साथी जोडेसन पर चिल्लाते हुए, डॉगशिट, तुम्हारे डिविनेशन का कुछ हुआ या नहीं? तुम तो खुद को एक्सपर्ट बताते थे ना। जोडेसन ने सिर पकड़कर जवाब दिया कि सारे डिविनेशन मेथड्स फेल हो गए हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है कि कैप्टन अभी जिंदा है। बस कहाँ है ये किसी को नहीं पता। मुझे लगता है ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती हैं जब आपको पता हो जिंदा है पर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते। फर्स्ट मेट वॉल्स ने अपना मोनोकल ठीक करते हुए कहा, हमें हेल्प मांगनी होगी। उसने चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम से हेल्प लेने का सुझाव दिया, जो वेस्टर्न शोर पर था। लेकिन जोडेसन ने मना कर दिया, क्योंकि वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगता और कैप्टन के पास उतना टाइम नहीं था। हमें किसी ऐसे को ढूंढना था जिससे हम जल्दी कांटेक्ट कर सकें। और बस यहीं पर डेनिट्स के दिमाग की बत्ती जली। उसे एक ही इंसान का नाम याद आया जिससे वो तुरंत कांटेक्ट कर सकता था, गेरमन स्पैरो। ये वही क्रेजी एडवेंचरर था जो डिविनेशन में एक्सपर्ट था और जिसका बैकग्राउंड भी बहुत मिस्टीरियस था। डेनिट्स को लगा कि शायद यही वो पागल है जो कैप्टन को ढूंढ सकता है, क्योंकि वो हमेशा इम्पॉसिबल काम कर दिखाता था। ये सोचकर उसकी टेंशन थोड़ी कम हुई। उसने तुरंत सबको बताया, मेरे पास एक कैंडिडेट है और मैं उससे अभी कांटेक्ट कर सकता हूँ। वो डिविनेशन में भी बहुत अच्छा है। ये सुनते ही बाकी सारे पायरेट्स एक साथ उसकी तरफ घूमे और चिल्लाए, तो इंतजार किसका कर रहे हो? बेचारा डेनिट्स चुपचाप अपने रूम में वापस चला गया। अब शुरू होता है चैप्टर का सबसे फनी पार्ट। डेनिट्स गेरमन स्पैरो को लेटर लिखने बैठता है। पहले तो वो अपनी कैप्टन की सिखाई हुई तमीज से एक फॉर्मल लेटर लिखता है जिसमें ग्रीटिंग्स और प्लेजेंट्रीज होती हैं, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि हेल्प मांगने के लिए इतनी फॉर्मेलिटी ठीक नहीं है, तो वो डॉगशिट बोलकर उस पेपर को फाड़ देता है। दूसरी बार वो एक नए पेपर पर सिर्फ 2 शब्द लिखता है, हेल्प। कैप्टन गायब हो गई है। लेकिन फिर उसे लगता है कि गेरमन जैसा पागल इंसान भी शायद इतना छोटा लेटर समझ नहीं पाएगा, तो वो खुद को फिर से कोसता है और दूसरा लेटर भी फाड़ देता है। फाइनली तीसरी कोशिश में वो शांति से पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, गोल्डन ड्रीम की लोकेशन बताता है
और पूछता है कि क्या मिस्टर गेरमन स्पैरो एक कोऑपरेटिंग पार्टनर की हेल्प कर सकते हैं। लेटर फोल्ड करते हुए उसे याद आता है कि डिविनेशन के लिए कैप्टन की कोई चीज भी चाहिए होगी। वो भागकर कैप्टन केबिन में जाता है और वहां से उसका एक पर्ल ईयरिंग ले आता है। अब सब कुछ रेडी था। उसने अपनी मिस्टिसिज्म नॉलेज वाली नोटबुक निकाली और एक मैसेंजर समनिंग रिचुअल सेटअप किया। उसने एक गोल्ड कॉइन अल्टर पर रखा और पुराने हर्मिस लैंग्वेज में मंत्र बोलना शुरू किया। मैं अपने नाम पर समन करता हूँ, वो स्पिरिट जो कहीं भी घूम सकती है, वो फ्रेंडली क्रीचर जिसे सबऑर्डिनेट किया जा सकता है, वो मैसेंजर जो गेरमन स्पैरो का है। तभी तेज हवाएं चलने लगी और कैंडल की लौ सफेद हो गई और वहां पर रेनेट टिनेकर अपीयर हुई, बिना सिर वाली लेडी, जिसने अपने हाथों में 4 खूबसूरत और एक जैसे दिखने वाले सिर पकड़े हुए थे। ये सीन इमेजिन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डेनिट्स ने सोचा था कि मैसेंजर पिछली बार की तरह कॉइन और लेटर मुंह में दबाकर चली जाएगी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रेनेट के चारों सिरों ने पहले चारों ओर देखा और फिर उनकी नजर कैप्टन के केबिन की तरफ गई। कुछ सेकंड्स बाद उसके 2 सिरों ने गोल्ड कॉइन और एनवेलप को अपने दांतों में दबाया और वो गायब हो गई। डेनिट्स ने राहत की सांस ली, उसे एक अजीब सा प्रेशर महसूस हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होकर ओरावी आइलैंड पर आता है, जहां क्लेन एक होटल के रूम में था। वो एंडरसन हुड को, जिसने जुए में काफी पैसे जीते थे, बयाम के लिए टिट खरीदने भेजने ही वाला था कि उसे कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपना स्पिरिटिज्म एक्टिवेट किया और देखा कि उसकी हेडलेस मैसेंजर रेनेट टिनेकर उसके बगल में खड़ी है। क्लेन ने सोचा कि ये नॉर्मल मैसेंजर्स की तरह नहीं है, जिनका पता आने से पहले चल जाता है। इसका पता तो तब चलता है जब वो पूरी तरह रियल वर्ल्ड में आ चुकी होती हैं। एंडरसन भी, जिसका स्पिरिचुअल परसेप्शन काफी स्ट्रांग था, उसे देखकर शॉक हो गया और बोला, ये एक मैसेंजर है। क्लेन ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए सिर हिलाया और लेटर खोला। लेटर के साथ उसे एक पर्ल ईयरिंग भी मिला। एंडरसन औध से रेनेट को घूर रहा था और बोला, इसमें एक अजीब तरह की ब्लडी ब्यूटी है। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके खुद के अचान उठे और उसका गला दबाने लगे। उसकी जबान बाहर आ गई और मुंह से झाग निकलने लगा। और रेनेट, जिसके गले के ऊपर कुछ नहीं था, बिना किसी रिएक्शन देखकर तो मेरी भी हवा टाइट हो गई थी। मतलब मैसेंजर का एटीट्यूड देखो। क्लेन ने एंडरसन की हालत देखी, फिर अपनी मैसेंजर को देखा और मन में सोचा, ये तो मिस शेरॉन की एबिलिटी जैसी लगती हैं। क्या मिस मैसेंजर प्रिजनर पाथवे से है? जब उसने देखा कि एंडरसन सच में मरने वाला है, तो उसने धीरे से कहा, बस हो गया, मुझे अभी भी इससे एक जगह का रास्ता पूछना है। रेनेट के एक सिर ने एंडरसन की तरफ देखा और फिर उसके चारों सिरों ने एक एक करके बोलना शुरू किया, इसे ज़ॉम्बी बनाकर भी तुम सस्ता रास सकते। पूछ। ये सुनकर एंडरसन के हाथ रुक गए और वो खांसते हुए नीचे झुक गया। क्लेन ने जल्दी से लेटर पढ़ा और उसे पढ़ता कि एडमिरल आइसबर्ग गायब हो गई है और डेनिट्स को हेल्प चाहिए। जैसे ही उसने लेटर नजर हटाई, वो ये देखकर हैरान रह गया कि रेनेट अभी भी वहीं खड़ी है। उसने वो कुछ काम है। रेनेट के चारों सिरों ने जवाब दिया, तुम्हारे रिप्लाई लेटर का इंतजार कर रही हूं। क्लेन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं रिप्लाई करूंगा? मैसेंजर ने जवाब दिया, उसका गायब होना अजीब है। क्लेन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसे लगा कि शायद मैसेंजर लेटर पढ़ लिया है, लेकिन मैसेंजर के सिरों ने कहा, मैंने जहाज की सिचुएशन इन्वेस्टिगेट की। क्लेन मन ही मन हंसा, मेरी मैसेंजर पार्ट टाइम स्काउट भी है, क्या मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी? उसने कहा, कोई जल्दी नहीं है, मैं बाद में रिप्लाई करूंगा। वो ग्रे फॉग के ऊपर जाकर पहले डिविनेशन करना चाहता था। रेनेट बिना कुछ कहे चुपचाप गायब हो गई। एंडरसन, जो अब तक रिकवर हो चुका था, हैरान होकर गेरमन स्पैरो की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा मैसेंजर एक डेमी गॉड है। और इसी क्लिफहैंगर के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब सोचो, एंडरसन जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी शॉक में है। ये दिखाता है कि क्लेन अब कितना पावरफुल और मिस्टीरियस बन चुका है। तो भाई, पिछले चैप्टर के एंड में एंडरसन हुड ने क्लेन को बताया कि तुम्हारी मैसेंजर तो एक डेमी गॉड है। ये सुनकर क्लेन का एक्सप्रेशन एकदम काम था, क्योंकि उसे तो ये बात पहले ही पता चल चुकी थी। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, भाई ये बताने की तो ये जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही अंदाजा था। जब उसने स्पिरिट वर्ल्ड में मिस मैसेंजर यानी कि रेनेट टिनेकर का असली टफॉर्म और वो डरावना कैसल देखा था, तभी वो समझ गया था कि ये कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। और जिस आसानी से उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर यानी एंडरसन की धुलाई की थी, उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं बचा था कि वो कम से कम सीक्वेंस 4 की डेमी गॉड है। अब सोचो, एक डेमी गॉड लेवल की एंटिटी तुम्हारे लिए सिर्फ एक गोल्ड कॉइन में खत पहुंचाने का काम कर रही है। सीधी सी बात है, दाल में कुछ तो काला है। क्लेन को पता था कि मिस मैसेंजर के अपने कोई मोटिव्स होंगे, या हो सकता है कि क्लेन के साथ जो अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं, उससे वो इंटरेस्टेड हो गई हो और फ्री टाइम में मैसेंजर का काम करने में उसे मजा आ रहा हो। ये कुछ वैसा ही था जैसे एरोडेस की चापलूसी करता था या विल ऑसेप्टन उसके साथ इतना फ्रेंडली था। मतलब क्लेन के आसपास हमेशा पावरफुल लोग मंडराते रहते थे, पर वो उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता था। उसने मन में तय कर लिया कि जब तक वो इन मामलों को ठीक से समझ नहीं लेता, वो हर खतरे में मदद के लिए हारमोनिका नहीं बजाएगा। क्या पता कब मिस मैसेंजर का मूड घूम जाए और वो उसे ही फाड़ डाले। ये सब विचार उसके दिमाग में बिजली की तेजी से घूम रहे थे, पर चेहरे पर उसने एकदम पत्थर वाला एक्सप्रेशन बनाए रखा था। उसने बस एंडरसन की तरफ देखकर हल्का सा से हिलाया और बोला, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर एंडरसन का तो दिमाग ही हिल गया।
भाई ये बंदा कितना मिस्टीरियस है, उसके मन में यही चल रहा था। एक डेमीगॉड लेवल का स्पिरिट वर्ड क्रीचर इसका मैसेंजर है, और तो और ये कैजुअली ऐसे डेमीगॉड को भी जानता है जो लक बढ़ा सकता है। अब समझ आया ये किंग ऑफ इमॉर्टलिटी को ऑफेंड करने के बाद भी इतना शांत और कंपोज्ड क्यों है। उसे लगा कि शायद इसी वजह से किंग ऑफ इमॉर्टलिटी बदला लेने या सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और गेहरमन स्पैरो को बहुत ध्यान से घूरने लगा। क्लेन ने अपनी बेरुखी नजरें एंडरसन पर डालीं और पूछा, ओह। एंडरसन तुरंत अपनी नजरें हटा लेता है और एक सूखी हंसी हंसते हुए कहता है, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि तुम एक फिगर पेंटिंग के मेन लीड बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो। वैसी पेंटिंग जिसका बैकग्राउंड डार्क और ग्लूमी हो, ये तुम्हारे बेयरिंग को और निखारेगा। उसने आगे, क्या कहते हो, कंसीडर करना चाहोगे? मैं तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बना सकता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसमें मास्टर हूँ। क्लेन को उसकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली और खोली। अपने कमरे में वापस जाओ, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास आऊंगा। एंडरसन एक चमकती हुल के साथ बोला, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के जाने के बाद क्लेन ने एजिक की कॉपर विसल और विल ऑसेप्टिंग का पेपर क्रेन निकाला और बाथरूम में जाकर एक रिचुअल सेटअप किया। ग्रे फॉग के ऊपर वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना के पर्ल ईयरिंग को रखने के बाद क्लेन उस लंबी ब्रॉन्ज टेबल के सिरे पर बैठ गया। वहां उसने एक पेन और पेपर बनाया और एक सिंपल डिवाइनेशन स्टेटमेंट लिखा। एडविना एडवर्ड्स का लोकेशन। पेपर ईयरिंग पकड़कर क्लेन कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और डिवाइनेशन स्टेटमेंट को दोहराते हुए एक सपने में चला गया। सबसे पहले उसकी आंखों के सामने एक ग्रे दुनिया छाई हुई थी। उसके बाद बर्फ और स्नो से ढके हुए मैदान उसकी आंखों में दिखाई दिए। गरजता हुआ बर्फीला तूफान सब कुछ ढके हुए था और पूरा एरिया घने कोहरे में था। वो जगह किसी असली फ्रंटियर जैसी नए लग रही थी। क्लेन ने जल्दी ही एडविना का फिगर देखा। उसके लंबे ब्राउन बाल पीछे बंधे हुए थे और बाकी बाल बर्फीले तूफान में बुरी तरह से लहरा रहे थे। वो डार्क कलर की ट्राउजर्स और एक व्हाइट शर्ट में थी और ऐसे माहौल में वो बहुत कमजोर लग रही थी। एडविना के पैर, जो लेदर बूट्स में थे, बर्फ पर लगातार चल रहे थे और अपने पीछे क्लियर फुटप्रिंट्स की एक सीरीज छोड़ रहे थे, लेकिन वो हिंसक बर्फीले तूफान से जल्दी ही मिटा दिए जा रहे थे। स्क्रीन टूट गई और क्लेन ने अपनी आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि वो अपने डिवाइनेशन से वाइस एडमिरल आइसबर्ग की एक्चुअल लोकेशन का पता नहीं लगा सकता। ये पोल्स हो सकते हैं या फेयरसैक के प्लेन्स ऑफ एवरनाइट। कोई रास्ता नहीं था कंफर्म करने का। बर्फीले तूफान के अलावा वहां कोई खास फीचर नहीं था। क्लेन सीधा बैठा और पर्ल ईयरिंग और डिवाइनेशन वाले पेपर को नीचे रख दिया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने एक और बात कर्म की, एडविना एडवर्ड्स सच में गायब हो गई थी। वो गोल्डन ड्रीम पर नहीं थी। लेकिन इससे ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई कि ये कोई ट्रैप था। क्लेन ने सावधानी से इस मामले पर कुछ और डिवाइनेशन किए और उसे रिजल्ट मिला कि गोल्डन ड्रीम पर कोई ट्रैप नहीं है। कुछ सोचने के बाद उसने ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्टीरियस स्पेस को छोड़ दिया और कुछ प्रोसीजर्स के जरिए पर्ल ईयरिंग को रियल वर्ल्ड में वापस ले आया। ओरावी आइलैंड के आसपास के पानी के मैप और गोल्डन ड्रीम की प्रेजेंट लोकेशन को याद करते हुए क्लेन ने एक अनइनहेबिटेड आइलैंड चुना जिसे मछुआरे तूफानों से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेटर में उसने डैनिड्स और बाकी लोगों को अपना जहाज वहां से कुछ दूर लाने के लिए कहा। लेटर को फोल्ड करने के बाद उसने अपना हारमोनिका बजाया और एक बार फिर मिस मैसेंजर को 4 सिरों के साथ देखा। रिप्लाई लेटर सौंपते हुए क्लेन ने हल्का सा खांसा और कहा, क्या तुम डैनिड्स की लोकेशन कंफर्म कर सकती हो? रेनेट टिनेकर के हाथ में एक सिर ने हाँ में सिर हिलाया और बाकी सिरों ने कहा, हाँ, जब तक वो रेंज से बाहर नहीं है। ये देखकर कि मिस मैसेंजर वहीं खड़ी हैं और जाने का कोई साइन नहीं दे रही, उसने अपनी आंखें साइड में करते हुए कहा, गोल्ड कॉइन डैनिड्स पे करेगा। ठीक है। रेनेट टिनेकर का फिगर तेजी से गायब हो गया। फ्यू, क्लेन ने सांस छोड़ी। कुछ सटीक तैयारी और सीन को डील करने के बाद उसने अपना सूटकेस उठाया जिसे उसने पैक कर लिया था और कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसने एंडरसन हुड के दरवाजे पर नॉक किया। हम पहले कहीं और जाएंगे, फिर बायाम जाएंगे। उसने स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को शांति से अपना फैसला सुनाया। तुम चाहो तो बायाम में मेरा इंतजार कर सकते हो या मेरे साथ चल सकते हो। एंडरसन ने एक शरारती मुस्कान दी और कहा, मैं अपने अंदर के एडवेंचर के खून को जलता हुआ महसूस कर सकता हूं। मैं बहुत क्यूरियस हूं कि वो मैसेंजर क्या मामला लेकर आई थी। मुझे लगा था कि मुझे ये जानने का कोई तरीका नहीं मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली तुमने मुझे इनवाइट कर लिया। मैं बस तुम्हें 2 चॉइस दे रहा हूं। क्लेन ने ठंडा सा मुंह बनाया और सीढ़ियों की ओर चल दिया। एंडरसन ने जल्दी से अपना नया खरीदा हुआ सूटकेस उठाया और उसके पीछे हो लिया। होटल से बाहर निकलकर क्लेन ने एक कैरिजली और पोर्ट सिटी से बाहर आ गया। फिर वो माउंट सेंट ड्रेको पर एक अनहेबिटेड क्लिफ के किनारे पर चला गया। नीचे चट्टान से टकराती लहरों को देखते हुए एंडरसन ने हैरानी से चारों ओर देखा। ये हमारी डेस्टिनेशन है। क्लेन ने उसके सवाल को इग्नोर किया। उसने टिन से बना एक चार्म निकाला और धीरे से मंत्र पढ़ा, स्टॉर्म। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी डाली और चार्म को 2 हिस्सों में बांट दिया, आधा खुद के लिए जबकि दूसरा आधा एंडरसन को ऑगमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया। बचा हुआ हिस्सा चट्टान से नीचे फेंक दिया। अंडर वाटर ब्रीदिंग डीप सी मेम्ब्रेन। एंडरसन ने अपने ऊपर लगे सुपर नेचुरल इफेक्ट्स को हैरानी से पहचाना। उसी पल चट्टान के नीचे एक जोरदार छपाक की आवाज आई। एक विशाल क्रीचर, एक व्हेल जैसा दिखता था, समुद्र से ऊपर आया। वो पूरी तरह से डार्क ब्लू कलर का था। उसका मुंह खुला हुआ था
जिससे उसके सफेद दांत और खून जैसे लाल रंग का इंटीरियर दिख रहा था। क्लेन चट्टान के किनारे पर गया और सीधे नीचे कूद गया। चार्म की शक्तियों के साथ वो धीरे से उस अंडरसी बीहमत के मुंह में लैंड कर गया। एंडरसन ने खालीपन से देखा और फिर एक्साइटमेंट में नीचे कूद गया, क्लेन के बगल में लैंड करते हुए। विशाल अंडरसी क्रीचर ने अपना मुंह बंद कर लिया, जिससे अंदर पिच ब्लैक अंधेरा हो गया। फिर वो पानी में डूब गया और अपनी तय डेस्टिनेशन की ओर तैरने लगा। उसके मुंह के अंदर क्लेन की आंखों से बिजली की एक चमक निकली और उसने अंधेरे में भी देख लिया। उसने टेक लगाने के लिए एक दान ढूंढा और कैजुअली बैठ गया। डीप सी मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन के कारण उसे अपने कपड़े गंदे होने का डर नहीं था। यार, ये काफी फैसिनेटिंग है। एंडरसन ने एरिया का सर्वे किया और क्यूरियोसिटी से पूछा, तुमने ये कैसे सोचा? तुम ये कैसे कर रहे हो? ऑफ कोर्स खुद से प्रेयर करके, फिर सी गॉड सेप्टर का इस्तेमाल करके आज से एक सूटेबल अंडरसी क्रीचर को खींचकर। क्लेन ने एंडरसन के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें आधी बंद कर ली, जैसे कि वो आराम कर रहा हो, बस थोड़ी घुटन हो रही है। एंडरसन ने अपनी जेब से एक सिगार केस और माचिस निकाली। क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ? इससे पूछो। क्लेन ने अपनी आंखें नहीं खोली। एंडरसन ने सुखे सी हंसते हुए सिगार और माचिस वापस रख ली। मुझे लगता कि इसे टोबैको की स्मेल पसंद आएगी। डार्क सी में ये विशाल क्रीचर तेजी से तैर रहा था। कुछ समय बाद वो एक अनहेबिटेड आइलैंड के सामने सतह पर आया। चार्म की पावर का इस्तेमाल करके किनारे पर जाने के बाद क्लेन ने अपनी टोपी उतारी और अंडरसी क्रीचर को झुककर प्रणाम किया। तुम बहुत पोलाइट हो, एंडरसन ने ये सीन देखकर मजे लेते हुए कहा। मैं हमेशा बहुत पोलाइट रहा हूं, भले ही मैं अपने शिकार का सामना कर रहा हूं। क्लेन ने उस पर एक नजर डाली, जैसे कि वो उसे भी शामिल कर रहा हो। एंडरसन ने सूखी हंसी हंसते हुए आइलैंड के दूसरी तरफ इशारा किया। वहां एक जहाज है। ओह, ये तो गोल्डन ड्रीम है। उस समय तक क्लेन ने भी उस सेलबोट को देखा जिसे साफ किया गया था। जहाज पर एक चमकदार तोप थी जो वहां की नहीं लग रही थी। वो तुरंत अपना सूटकेस लेकर आगे बढ़ा और कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गया जहां गोल्डन ड्रीम खड़ा था। फिर उसने डेनिट्स को डेक से नीचे कूदते हुए और पानी पर दौड़ते हुए देखा। जैसे ही डेनिट्स गेहरमन स्पैरो के सामने पहुंचा, ये सोचते कना है, उसने अचानक एक जाना पहचाना चेहरा देखा। एंडरसन हुड। उसने स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। एंडरसन तुरंत जोर से हंस पड़ा। तुमने मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना? तुम एक दूसरे को जानते हो। क्लेन ने उदासीनता से डेनिट्स की ओर देखा। डेनिट्स इज्जतलेस रूप से कौंप गया और जबरदस्ती मुस्कुराया। ये बंदा कोई अच्छा इंसान नहीं है। फॉक्सी में अक्सर पायरेट्स का एक झुंड इसका पीछा करता है, लेकिन आखिर में वो सारे पायरेट्स बाउंटी रिवार्ड्स बन जाते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं, इसने चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम से शुरुआत की थी। बाद में बार बार एग्जाम्स में फेल होने के बाद इसे निकाल दिया गया था। मैंने ये सब कैप्टन से सुना है। वो फॉर्मर क्लासमेट्स थे। उसने एंडरसन को घुड़ा की नज़र से देखा, उसकी कम इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाते हुए। एंडरसन की नज़र धीरे धीरे उनके चेहरों पर घूमी और उसने कहा, वो मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट यह है कि मैंने एक बार तुम्हारी कैप्टन के बाल खींचे थे। सीन तुरंत एकदम साइलेंट हो गया और डेनिट्स अपने एक्सप्रेशन को बिगड़ने से रोक नहीं सका। तो पिछले चैप्टर का सीन याद है? क्लेन और एंडरसन गोल्डन ड्रीम शिप पर वाइस एडमिरल एडविना के गायब होने का केस सॉल्व करने पहुंचे थे। और जैसे ही वो लोग शिप पर पहुंचते हैं, माहौल एकदम गर्म हो जाता है। शिप के जितने भी क्रू मेंबर्स थे, सब के सब एंडरसन को ऐसी नजरों से घूर रहे जैसा भी कच्चा चबा जाएंगे। क्योंकि याद है ना, इसी बंदे ने उनकी कैप्टन की पब्लिकली बेइज्जती की थी। लेकिन भाई, एंडरसन को देखो, उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो मुस्कुराते हुए ऐसे टहल रहा था जैसे अपने ही घर में गार्डन में वॉक कर रहा हो। मतलब मेंटल फोर्टिट्यूड हो तो ऐसा, या शायद बेशर्मी की हद ही यही होती है। ये आप खुद डिसाइड कर लो। क्लेन भी मन ही मन सोचता है कि यार, ये बंदा सच में कमाल का है। एक डेमीगॉड से पंगा लेने के बाद भी, पब्लिक में माफी मांगने के बाद भी ये ऐसे चिल कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर, डेक पर उनका स्वागत करने के लिए शिप का फर्स्ट मेट ब्रू वॉल्स आता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसका निकनेम है गोरमे। उसकी बौनेपी ने शॉटी थी 6200 पाउंड्स, जो कि काफी ठीक ठाक थी। क्लेन मन ही मन सोचता है कि वाइस एडमिरल आइसबाउंड के क्रू की बाउंटी एडमिरल ऑफ स्टार्स के क्रू से काफी कम है। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग फुल टाइम पायरेट्स नहीं हैं, बल्कि ट्रेजर हंटर से जो पार्ट टाइम पायरेसी करते हैं। ब्रू वॉल्स के बाद वो मिलता है सेकंड मेट सिंगर ऑर्फियस से। इसकी बाउंटी थी 5500 पाउंड्स। ये बंदा तो और भी अजीब था। दिखने में एकदम हीरो जैसा, सुनहरे बाल और बातें ऐसी कर रहा था जैसे कोई आशिक हो जिसका दिल टूट गया हो। वो बड़े दुख के साथ कहता है, मैं तो बस सन को प्रेज करता था, लेकिन अब मेरा सन ही गायब हो गया है। उसका मतलब कैप्टन एडविना से था, लेकिन तरीका इतना ड्रामेटिक था कि क्लेन को भी गूज़बम्स आ गए। मतलब यार, तुम लोग पायरेट्स हो या कोई ट्रैवलिंग ड्रामा कंपनी चला रहे हो। एक का नाम गोरमे, दूसरे का सिंगर। सही में बड़ी अजीब टीम थी ये। और इस ड्रामेबाजी पर एंडरसन भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटता। वो कहता है, वाह, 29 वाले लोग बातें भी ऐसे करते हैं जैसे गाना गा रहे हों। अब सीन यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि एंडरसन अपना असली खेल शुरू करता है। जब क्लेन और फर्स्ट मेट कैप्टन केबिन की तरफ जा रहे होते हैं, तो एंडरसन जानबूझ के पीछे रह जाता है। डेनिट्स और बाकी क्रू मेंबर्स के साथ वो उन सबको देखकर हंसता है और कहता है, तुम्हें जिस इंसान से सावधान रहना चाहिए वो मैं नहीं हूं। डेनिट्स गुस्से में बोलता है, हाँ, हम तुमसे सावधान नहीं हैं, हम तुम्हें तोप में डालकर उड़ाना चाहते हैं।
इस पर एंडरसन मुस्कुराता है और कहता है, सोचो जरा, तुम्हारी कैप्टन मुझसे नफरत करती हैं, वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहेगी। ये तो अच्छी बात ना। लेकिन जिस इंसान से तुम्हें सच में सावधान रहना चाहिए वो है जर्मन स्पैरो। डेनिट्स कंफ्यूज होकर पूछता है, क्यों? वो तो हमारी मदद करने आया है। अब सुनो एंडरसन का मास्टर स्ट्रोक। वो कहता है, मान लो, सिर्फ मान लो कि जर्मन तुम्हारी कैप्टन को ढूंढ लेता है और उसे बचा लेता है, तो क्या तुम्हारी कैप्टन उससे इंप्रेस नहीं हो जाएगी? वो दिखने में भी अच्छा है, उसका स्टाइल एकदम कोल्ड और मिस्टीरियस है, पावरफुल भी है, एक पायरेट एडमिरल के लेवल का है, और उसका बैकग्राउंड भी किसी को नहीं पता। तुम्हारी कैप्टन के लिए तो वो एकदम परफेक्ट मैच है। और बूम। बस इतना कहना था कि डेनिफियस और बाकी सब लोगों के होश उड़ गए। उनके एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे। जो गुस्सा एंडरसन के लिए था वो अब शक में बदलकर जर्मन स्पैरो की तरफ शिफ्ट हो गया था। एक सेकंड में एंडरसन ने पूरा गेम पलट दिया। उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और सारा का सारा शक क्लेन के ऊपर डाल दिया। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन का नेक्स्ट लेवल। उधर केबिन में क्लेन इन सब बातों से अनजान अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। एडविना का केबिन किसी आम पायरेट कैप्टन जैसा नहीं था जहां शराब की बोतलें हों। उसका केबिन तो एक लाइब्रेरी जैसा था, हर तरफ बस किताबें ही किताबें थीं। क्लेन सीधा उसकी डेस्क के पास जाता है जहां सब कुछ बिखरा पड़ा था, और डेस्क के बीचों उसे एक किताब दिखती है जिसका कवर बकरी की खाल का बना था और उस पर पुराने फेयरसेक भाषा में लिखा था, ग्रोसेल्स ट्रेवल्स। क्लेन को याद आता है कि ये वही किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ड्रैगन्स और सिटी ऑफ मिरेकल से जुड़ी हुई है। तो क्या एडविना गायब होने से पहले इसी किताब को स्टडी कर रही थी? डेनिट्स उसे बताता है कि उन्होंने किताब चेक कर ली है और उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन क्लेन को उनकी काबिलियत पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो खुद किताब को उठाता है और उसके पन्ने पलटने लगता है, और जैसे ही वो किताब को पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे साफ साफ याद था कि जब उसने पिछली बार इस किताब के बारे में जाना था तो कहानी एक फ्रॉस्ट ड्रैगन से लड़ने की तैयारी पर आकर रुक गई थी। लेकिन अब उस किताब में 2 नए पन्ने जुड़ गए थे। 1000 साल से रुकी हुई कहानी अचानक आगे बढ़ गई थी। ये देखकर क्लेन हैरान रह जाता है और वो जल्दी से नए पन्नों को पढ़ता है। उन 2 पन्नों में एक खोई हुई फीमेल पायरेट के बारे में लिखा था जो बर्फीले तूफान में फ्रॉस्ट ड्रैगन से मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागती है। फीमेल पायरेट। एकदम से क्लेन के दिमाग की बत्ती जलती है। क्या ये फीमेल पायरेट वाइस एडमिरल एडविना हो सकती है? क्या वो किताब के अंदर चली गई और कहानी का एक कैरेक्टर बन गई? ये आइडिया जितना सुनने में क्रेजी लग रहा था उतना ही पॉसिबल भी था। उसे याद आता है कि मैजिक मिरर एरोड्स ने बताया था कि इस किताब के पिछले ओनर्स भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे, और उस किताब के कैरेक्टर्स भी अलग अलग टाइम पीरियड के थे। कोई दूसरे युग का जायंट तो कोई तीसरे युग का एल्फ। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। इसका मतलब ये किताब अपने ओनर्स को निगल लेती है और उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना लेती है। मिस्टिसिज्म की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। अब क्लेन को अपनी थ्योरी कन्फर्म करनी थी। वो डेनिट्स और बाकी लोगों को बुलाता है और कहता है, कैंडल्स और बाकी सामान तैयार करो, मैं एक सीक्रेट एग्जिस्टेंस से प्रेयर करके जवाब मांगूंगा। और वो सीक्रेट एग्जिस्टेंस कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि क्लेन खुद था, द फूल। बेचारे क्रू मेंबर्स को क्या पता था कि जिस बंदे पर वो शक कर रहे हैं वही उनकी आखिरी उम्मीद है। वो लोग डरते डरते सारा सामान लाकर देते हैं और केबिन से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे खतरनाक रिचुअल्स को देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और केबिन में अकेला क्लेन दरवाजा बंद करता है और उस किताब को लेकर ग्रे फॉग के ऊपर चला जाता है। अब बस एक डिवाइनेशन और सच सामने आ जाएगा। तो भाई, पिछले चैप्टर में वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना गायब हो गई थी और क्लेन को शक था कि ये सब उस मिस्टीरियस बुक ग्रोसेल्स ट्रेवल्स की वजह से हुआ है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में क्लेन अपने हाथ में फाउंटेन पेन रखकर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन मोड में आ चुका है। सिचुएशन ये थी कि उसे कंफर्म करना था कि एडविना आखिर है कहाँ। तो वो अपना स्पिरिट पेंडुलम उठाता है और उसे उस बुक के ऊपर लटकाकर डिविनेशन शुरू करता है। वो अपनी आंखें बंद करके मन में एक स्टेटमेंट दोहराता है, एडविना इस बुक की स्टोरी के अंदर है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देख के उसका टोपाज पेंडेंट क्लॉकवाइज यानी हाँ की डायरेक्शन में घूम रहा है, और बूम, कन्फर्म हो गया। एडविना सच में उस किताब के अंदर फंसी हुई है। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। अब क्लेन को ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अगला सवाल था इस दुनिया के अंदर घुसे कैसे। तो वो एक और डिविनेशन स्टेटमेंट लिखता है, ग्रोसेल्स ट्रेवल्स में एंटर करने तरीका। इस बार वो नॉर्मल डिविनेशन नहीं बल्कि ड्रीम डिविनेशन यूज करता है, जिससे उसे ज्यादा विजुअल क्लूज मिल सकें। और सपने में उसे कुछ धुंधली सी परछाइयां दिखती हैं, कुछ बड़ी कुछ पतली, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन थी, सबके हाथ में वही ग्रोसेल्स ट्रेवल्स बुक थी। फिर सीन 2 हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग उस बुक को पड़े पकड़े अचानक गायब हो जाते हैं, और बाकी लोग या तो जानबूझकर या गलती से अपना खून उस बुक के कवर पर टपका देते हैं, और फिर वो भी गायब हो जाते हैं। सपना टूटता है और क्लेन अपनी आंखें खोलता है। अब वो इस सपने का मतलब निकालने की कोशिश करता है। तो बुक में एंटर करने के 2 तरीके हैं, या तो उसके साथ बहुत लंबे कॉन्टेक्ट में रहो या फिर उसके कवर पर अपना खून गिरा दो। एक पल के लिए तो क्लेन को भी ये बहुत ज्यादा सिंपल लगा, मतलब इतनी पावरफुल आर्टिवेशन मेथड इतना आसान कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उसे ग्रोसेल्स ट्रेवल्स की स्टोरी याद आती है। उस कहानी का जो मेन कैरेक्टर था
वो शुरुआत में एक नॉर्मल सोल्जर था जिसे मिस्टिज्म के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जाहिर सी बात है, बुक को एक्टिवेट करने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए जिसे कोई नॉर्मल इंसान भी कर सके। और यहीं पर मुझे कहानी का आयरनी वाला पार्ट बहुत मजेदार लगा। सोचो, एडविना और उससे पहले के जितने भी रिसर्चर्स थे वो सब हाई लेवल के बियॉन्डर्स थे। उन्हें मिस्टिसिज्म की अच्छी खासी नॉलेज थी और उन्हें पता था कि किसी अनजान चीज पर अपना खून टपकाना कितना बड़ा बेवकूफ़ी का काम हो सकता है। ये तो सुसाइड करने जैसा है, पता नहीं कौन सी खतरनाक एंटिटी एक्टिवेट हो जाए। इसीलिए उन्होंने कभी ये ट्राई ही नहीं किया और वो सेफ रहे। लेकिन एडविना ने हाल ही में उस बुक पर ज्यादा रिसर्च करना शुरू किया था, जिसकी वजह से वो उसके साथ लंबे टाइम तक कांटेक्ट में रही और अनजाने में उसने पहली कंडीशन पूरी कर दी और बुक के अंदर खिंच गई। मतलब कभी कभी ज्यादा नॉलेज भी आपके लिए खतरनाक बन जाती है न कमाल की बात। अब क्लेन को एंट्री का रास्ता तो मिल गया था, लेकिन अंदर जाने से पहले उसे बाहर निकलने का रास्ता भी जानना था, क्योंकि अंदर जाकर फंस जाने का कोई मतलब नहीं था। तो वो एक और डिविनेशन करता है, ग्रॉसेल्स ट्रेवल्स से बाहर कैसे निकलें। इस बार सपने में उसे बर्फीले तूफानों का सीन दिखता है और एक बर्फ की चोटी पर उसे एक बहुत बड़ा फिगर दिखाई देता है। वो एक ट्रांसलूसेंट ड्रैगन था जिसके स्केल्स्टल की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें नीली थीं। वो किंग ऑफ द नॉर्थ था, एक फ्रॉस्ट ड्रैगन। सपना खत्म होते ही क्लेन को समझ आ जाता है कि बुक से बाहर निकलने का राज उस ड्रैगन से जुड़ा है। उसका पहला गेस था कि शायद कहानी के मेन कैरेक्टर ग्रोसेल की मदद करके उस ड्रैगन को हराना होगा, तभी स्टोरी एंड होगी और बाहर निकलने का रास्ता खुलेगा। लेकिन क्लेन है, वो हमेशा नॉर्मल रास्तों पर नहीं चलता। वो सोचता है, क्या मैं जबरदस्ती इस बुक की दुनिया और असली दुनिया के बीच के बैरियर को तोड़ सकता हूं। और बस अब आता है इस चैप्टर का सबसे हाइप वाला सीन। क्लेन डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बुक पर अटैक करेगा। सबसे पहले वो अपनी ब्लैक एम्पर कार्ड को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर एक काला आर्मर और एक भारी क्राउन आ जाता है, जिससे उसकी ऑरा एकदम मैजेस्टिक और पावरफुल हो जाती है। इसके बाद वो ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्ट्री स्पेस की सारी पावर्स को एक टाइडल वेव की तरह अपनी तरफ खींचता है और फिर वो कबाड़ के ढेर में से अपना सी गॉड सेप्टर यानी समुंदर के देवता का त्रिशूल उठाता है। सेप्टर के ऊपर लगे नीले जेम्स एक करके चमकने लगते हैं और पूरे पैलेस में हजारों जी की बिजलियां कड़कने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे बिजली का एक समंदर बन गया हो। फाइनली क्लेन ब्लैक एम्पर की पावर से उस सारी एनर्जी को कंट्रोल करता है और उसे एक मैसिव लाइटनिंग स्टॉर्म में बलकर सीधा उस बुक के ऊपर छोड़ देता है। रंबल, पूरे ग्रे फॉग में बिजली कड़कने की जोरदार आवाज गूंजती है और वो मोटी मोटी बिजलियां सीधा जाकर ग्रॉसेल्स ट्रेवल से टकराती हैं। पूरा पैलेस 20 सेकंड्स के लिए सफेद रोशनी से भर जाता है। जब सब कुछ शांत होता है तो क्लेन देखता है जिस टेबल पर बुक रखी थी उस टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लेकिन वो बुक एकदम सही सलामत थी। बस उसके कोने थोड़े से मुड़ गए थे। ये देखकर क्लेन भी हैरान रह जाता है। ये बुक मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। खैर, जो चीज अपने अंदर पूरी दुनिया बना सकती है वो सिंपल तो नहीं होगी। और फिर वो मजाक में सोचता है, हे 8,000 पाउंड्स में ये कोई घाटे का सौदा नहीं था। इसे तो मैं शील्ड की तरह भी यूज कर सकता हूँ। ये किसी सेंट के अटैक को भी आराम से रोक लेगी। तो भाई, जबरदस्ती वाला प्लान तो बुरी तरह फेल हो गया। अब क्लेन के पास नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सोचता है, क्या मैं अपना खून यूज करके अपनी स्पिरिट बॉडी के साथ अंदर जाऊं। इससे मुझे किंग ऑफ द 5 सीज नास्ट का भी डर नहीं रहेगा। लेकिन इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। पहली, अगर वो स्पिरिट बॉडी में गया तो एडविना को पता चल जाएगा कि गेहरमन स्पैरो ही हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर है, जो कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। और दूसरी और सबसे जरूरी प्रॉब्लम, उसकी असली बॉडी बाहर गोल्डन ड्रीम शिप पर ही रह जाएगी और उसे ये नहीं पता कि बुक के अंदर टाइम कैसे चलता है। हो सकता है अंदर कुछ घंटे बीते और बाहर कई दिन गुजर जाएं और जब तक वो एडविना को बचाकर वापस आए पता चले कि उसकी खुद की बॉडी गायब हो गई है। ये सोचकर ही क्लेन इस आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। उसे शिप पर किसी पर भी भरोसा नहीं था, खासकर उस स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन पर। अब सारे रास्ते बंद होने के बाद क्लेन रियल वर्ल्ड में वापस आता है और उस बुक को लेकर अपने कैबिन का दरवाज खोलता है। बाहर सारे क्रू मेंबर्स, ब्रोऑर्फियस, सबके सब टेंशन में खड़े थे। सब एक साथ पूछते हैं, कोई सुराग मिला? क्लेन बस सिर हिलाकर हाँ बोलता है और सबके चेहरे पर एक रिलीफ और खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये देख क्लेन के मन में एक पल के लिए ख्याल आता है, अगर मैं एक दिन गायब हो गया तो क्या कोई मेरे लिए भी ऐसे ही परेशान होगा। खैर, वो अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर डेनिड्स से कहता है, मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। डेनिड्स, जो अपनी कैप्टन के लिए कुछ भी करने को तैयार था, तुरंत बोलता है। खैर, वो अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है और एक्साइटमेंट में पूछता है, मुझे क्या करना होगा? क्लेन डेस्क के पास खड़ा होता है और बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, आगे जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। डेनिड्स चौंक जाता है। क्लेन आगे कहता है, तुम गायब हो सकते हो या शायद तुरंत मर भी सकते हो। गेहरमन स्पारो जैसे क्रेजी आदमी को इतना सीरियस देखकर डेनिड्स सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आ जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो घबराकर पूछता है, लेकिन इसका कैप्टन को बचाने से क्या लेना देना है? क्लेन सीधा जवाब देता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। डेनिड्स का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है और फिर पूछता है, और अगर कुछ नहीं किया तो क्या होगा? क्लेन सच सच बता देता है, तुम्हारी कैप्टन शायद हमेशा के लिए वहीं फंसी रह जाएगी।
या हो सकता है अगले ही पल मर जाए। ये सुनते ही डेनिट्स की बोलती बंद हो जाती हैं। वो कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है और फिर अपने दांत भींचकर हिम्मत के साथ शुरू करते हैं और फिर धीरे से खुद को गाली देता है, डॉग शिट। क्लेन एक कागज पर कुछ लिखकर उसे फोल्ड करके डेनिट्स को देता है। इसे अपनी जेब में रख लो, अंदर जाने के बाद पढ़ना। अंदर जाना है? डेनिट्स कंफ्यूजन में पूछता है, लेकिन वो चुपचाप उस पर्ची को अपनी जेब में रख लेता है। क्लेन कोई जवाब नहीं देता और बस उस बुक की तरफ इशारा करके कहता है, अपना थोड़ा सा खून इस बुक के कवर पर लगाओ। डेनिट्स को अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है। वो पास पड़ा खंजर उठाता है और भारी मन से सिर हिलाकर कहता है, ठीक है। तो भाई, चैप्टर शुरू होता है डेनिट्स से, जिसके हाथ में एक ब्रॉन्ज डैगर है और सामने रखी है वो मिस्टीरियस बुक ग्रॉसेल्स ट्रेवल्स। काम सिंपल था, बुक के कवर पर अपने खून से एक निशान बनाना था ताकि वो बुक के अंदर की दुनिया में जा सके। लेकिन भाई को साफ साफ डर लग रहा था, मतलब खुद के हाथ पर कौन ही मारना चाहता है, राइट। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर क्लेन की तरफ देखकर बोला, मुझे दर्द से डर लगता है। इस पर क्लेन ने एकदम कोड ली, बिना किसी इमोशन के जवाब में पॉइंट पाया। उसकी ये बात सुनकर डेनिट्स ने खुद का ध्यान भटकाने के लिए कुछ और बातें की और फिर अचानक से अपने हाथ पर उस डैगर से कट मार दिया। ये एक क्लासिक ट्रिक होती है, जब आपको कोई मुश्किल काम करना हो तो अपना ध्यान के और लगा दो। खैर, जैसे ही खून निकला, उसने जल्दी से डैगर नीचे रखा, अपनी उंगली से खून को बुक के डार्क ब्राउन कवर पर लगा दिया और जैसे ही खून कवर को टच करता है, बूम, सीन चेंज हो जाता है। डेनिट्स की आंखें खुलतियां, वो देखता है कि वो कैप्टन के कैबिन में नहीं बल्कि एक बर्फीले तूफान के बीच में फंसा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और इतनी तेज हवा चल रही थी कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था। उसे समझ आ गया कि वो सच में उस अजीब दुनिया के अंदर आ चुका है जहां कैप्टन एडविना भी फंसी हुई हैं। अब यहां से सिचुएशन सीरियस हो जाती है, क्योंकि अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो वो हमेशा के लिए यहीं फंसा रह सकता था। तभी उसे याद आया कि जर्मन स्पैरो यानी क्लेन ने उसे एक फोल्ड किया हुआ पेपर दिया था। उसने कांपते हाथों से जेब से वो पेपर निकाला और उसे बहुत सावधानी से खोला। अब सोचो, इतनी तेज हवा वो पेपर जाता या फट जाता तो उसका गेम वहीं ओवर हो जाता। लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसने पेपर पर लिखे हुए कंटेंट को पढ़ा। पेपर पर हेर्मिस लैंग्वेज में एक ऑनरिफिक नेम लिखा हुआ था जिसे उसे जपना था। वो नाम था, फुल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबाउट द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु वीड्स गुड लक। और आखिर में लिखा था, इसे जपने के बाद जला देना। ये पढ़ते ही डेनिट्स की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसे मिस्टिसिज्म की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। वो तुरंत समझ गया कि ये किसी मामूली स्पिरिट का नहीं बल्कि एक डीटी, एक गॉड लेवल एंटिटी का नाम है। और यहीं वो मोमेंट आता है जहां उसके दिमाग के सारे तार जुड़ जाते हैं। उसे फाइनली समझ आता है कि जर्मन स्पैरो जैसा पावरफुल और क्रेजी बंदा आसमान से नहीं टपका है। उसके पीछे एक बहुत पावरफुल और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गॉड है द फूल। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चॉइस थी, या तो वो इस अनजान गॉड का नाम जपे जिसका नतीजा कुछ भी हो सकता था, या फिर यहीं बर्फीले तूफान में मर जाए। उसे पता था कि किसी अनजान सीक्रेट एक्सटेंस का नाम जपना कितना खतरनाक हो सकता है, ये मौत से भी बदतर हो सकता है। लेकिन उसे कैप्टन एडविना का ख्याल आया, जो यहीं कहीं फंसी हुई थी और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो उसने हिम्मत की और एंशियंट हेर्मिस में द फूल का वो ऑनरिफिक नेम जपना शुरू कर दिया। अब सीन वापस गोल्डन ड्रीम शिप पर कैप्टन केबिन में शिफ्ट होता है। क्लेन ने अपनी आंखों से डेनिट्स को हवा में गायब होते हुए देखा था। थोड़ी देर बाद उसे एक धुंधली सी प्रार्थना सुनाई दी जो क्लियरली डेनिट्स की थी। ये सुनते ही क्लेन को एक बड़ी राहत मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि बुक के अंदर की दुनिया ग्रे फॉग के कनेक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकती। यानी कि अगर वो खुद भी अंदर फंस गया तो भी उसके पास का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड ग्रे फॉग हमेशा रहेगा। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो तुरंत ग्रे फॉग के ऊपर गया और उसने देखा कि द फूल की कुर्सी के पास डेनिट्स को रिप्रेजेंट करने वाली रोशनी चमक रही है। वहां से उसे कुछ बातें पता चली, जैसे कि बुक की दुनिया काफी स्टेबल है और उसे सिर्फ स्पिरिट बॉडी को खींचकर तोड़ा नहीं जा सकता। खैर, ये सब कंफर्म करने के बाद वो वापस रियल वर्ल्ड में आ गया। अब क्लेन ने आगे का प्लान बनाना शुरू किया। उसे समझ आ गया था कि खून लगाकर सीधे अंदर जाया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अगर वो अंदर चला गया तो बाहर शिप पर इस बुक की सेफ्टी कौन करेगा। उसे डर था कि कहीं कोई क्रू मेंबर या शायद एंडरसन हुड केबिन में घुस को किसी एविल गॉड को सैक्रिफाइस ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो बुक के अंदर फंसे सभी लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने बाहर जाकर क्रू मेंबर्स को बुलाया, उन्हें सख्ती से कहा कि एक बहुत लंबा रिचुअल होने वाला है और अगर किसी ने भी अंदर आकर डिस्टर्ब किया तो कैप्टन एडविना हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं या मर भी सकती हैं। उसने ये भी कहा कि मुझे तुम में से किसी एक पर शक है, इसलिए सब एक दूसरे पर नजर रखेंगे। ये सुनकर सब मान गए, क्योंकि वो अपनी कैप्टन के लिए कुछ भी कर सकते थे। अब बचा था असली प्रॉब्लम, एंडरसन हुड, द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। क्लेन जानता था कि एंडरसन सबसे ज्यादा पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्लेन ने फैसला किया कि वो एंडरसन को भी अपने साथ अंदर लेकर जाएगा ताकि बाहर कोई रिस्क ही न बचे। वो एंडरसन के पास गया और उसे केबिन के अंदर बुलाया। अंदर आकर उसने एंडरसन से सीधे पूछा, एक रेयर एडवेंचर में पार्टिसिपेट करने में तुम्हें शायद एक ड्रैगन का शिकार करने का अचीवमेंट भी मिल जाए। क्लेन को लगा था कि एंडरसन जैसा एडवेंचर लवर शिकारी तुरंत मान जाएगा,
लेकिन एंडरसन बहुत स्मार्ट था। उसने क्लेन के चेहरे को देखा और मुस्कुरा कर बोला, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। उसने आगे कहा, मुझे खतरे की स्मेल आ रही है। जब तुम्हारे जैसा एक पावरफुल और क्रेजी एडवेंचरर किसी को साथ में इनवाइट करे तो इसका मतलब है कि आगे का मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्लेन ने सोचा नहीं था कि वो मना कर देगा, तो क्लेन का प्लान भी एक्टिवेट हो गया। उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गईं और उसने एंडरसन को धमकी देते हुए कहा, मैं अपने आसपास किसी भी छुपे हुए खतरे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मतलब तो साफ चलो या फिर यहीं खत्म हो जाओ। ये सुनते ही एंडरसन ने एक सेकंड में यूटर्न ले लिया। वो जोर से हंसा और बोला, हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ड्रैगन हंटर का टाइटल तो मुझे बहुत पसंद है। उसका माइंड चेंज होने की स्पीड देखकर क्लेन भी मन ही मन हैरान था। खैर, क्लेन उसे डेस्क के पास बुलाया और कहा, इस बुक के कवर पर अपना खून लगाओ। एंडरसन ने ऑय होकर बुक को देखा और फिर बिना किसी झिझक के वही ब्रॉन्ज डैगर उठाया और अपने हाथ पर एक कट मार दिया। उसने खून को बुक के कवर पर स्मीयर किया और अगले ही पल डेनिट्स की तरह वो भी बर्फीले तूफान में गायब हो गया। एंडरसन के जाने के बाद क्लेन एक और तैयारी की। उसने एंडरसन के खून का सैंपल भी एक पेपर पर ले लिया ताकि बुक के अंदर जाकर वो डाउसिंग रॉड सीकिंग से डेनिट्स और एंडरसन दोनों को ढूंढ सके। देखा, ये बंदा हमेशा कितना प्रिपेयर्ड रहता है। सारी तैयारी पूरी करने के बाद अब क्लेन की बारी थी। उसने डैगर उठाया और अपने हाथ पर कट मारा और यहाँ एक छोटी सी टेल नोटिस करने वाली थी कि उसके चेहरे पर भी दर्द का भाव आया था। मतलब चाहे कोई कितना भी पावरफुल बियॉन्डर क्यों बन जाए, दर्द तो सबको होता है। उसने अपना खून बुक पर लगाया और कुछ ही सेकंड्स के बाद क्लेन ने भी खुद को सफेद बर्फ की दुनिया के बीच में पाया। तो भाई, पिछले चैप्टर में क्लेन ने डेनिट्स को बेवकूफ बनाकर एक सीक्रेट एक्सिस्टेंस का नाम बुलवा लिया था और अब वो लोग एक नई अनजानी जगह पर पहुंच चुके हैं। और भाई साहब, जैसे ही क्लेन वहां पहुंचता है उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। चारों तरफ बर्फीले तूफान चल रहे थी, इतनी बर्फ गिर रही कि कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। विजिबिलिटी एकदम जीरो। क्लेन को लगता था कि बैकलुंड की सर्दी सबसे भयानक होती है, लेकिन यहां आकर उसे समझ आया कि असली ठंड क्या होती है। हवा इतनी तेज और बर्फीली थी कि जैसे कोई चाकू मार रहा हो। उसने पहले से ही एक एक्स्ट्रा स्वेटर और मोटा कोट पहना हुआ था, फिर भी वो कांप रहा था। मतलब सोचो कितनी खतरनाक ठंड होगी वहां। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, क्लेन के पास सनब्रोच नाम का एक मिस्टिकल आइटम था जो गर्मी का एहसास देता था, लेकिन उसने वो यूज नहीं किया क्योंकि वो गर्मी साइकोलॉजिकल थी, असली नहीं। मतलब आपको लगेगा कि गर्मी है लेकिन असल में नहीं होगी। और ऐसी खतरनाक ठंड में अगर आप गर्मी महसूस करोगे तो आपके शरीर के पोर्स यानी रोम छिद्र खुल जाएंगे और बर्फीली हवा सीधे अंदर घुस जाएगी। ये तो सुसाइड करने जैसा होता। ये छोटी छोटी डिटेल्स दिखाती हैं कि क्लेन कितना स्मार्ट और केयरफुल है। वो हर सिचुएशन को एनालाइज करता है। उसने उस आइटम को ग्रे फॉग के ऊपर फेंक दिया था ताकि वो उसे सिर्फ स्पेशल मौकों पर ही यूज करे। खैर, ऐसे खतरनाक मौसम में वो ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। उसने तुरंत अपना ब्रॉन्ज डैगर निकाला, उस पर लगे खून को जलाया और उसे जेब में रख लिया। ये सब वो रिचुअल्स के लिए करता था ताकि चीजें ट्रैक पर रहें। इसके बाद उसने एडवेंचरस हारमोनिका निकाला और उसे बजाया। उसे उम्मीद थी कि मैसेंजर यानी राइनेट टिनेकर उसकी मदद के लिए आएंगी, लेकिन कोई नहीं आया। जब उसने अपनी स्पिरिट विजन से देखा तो उसे समझ आया कि ये जगह स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड ही नहीं है, या शायद इस जगह का अपना एक अलग ही स्पिरिट वर्ल्ड है। इसका मतलब ये था कि यहाँ सी गॉड को प्रे करना भी बेकार था। सिर्फ वो चार्म्स काम कर सकते थे जो सीधे ग्रे फॉग से कनेक्टेड थे। यहीं पर क्लेन के दिमाग में एक सवाल आता है, एडविना जो गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम की बिलीवर है, उसने अपने गॉड से हेल्प क्यों नहीं मांगी? क्या उसने कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला? फिर क्लेन खुद ही हंसता है और सोचता है, हार गॉड अपने बिलीवर को पर्सनली रिप्लाई नहीं करता। शायद वो कुछ रूल्स के हिसाब से काम करते हैं। मेरे जैसा सीक्रेट एक्सिस्टेंस जो खुद ही छोटे मोटे काम करता फिरता है, दूसरा कहाँ मिलेगा भला? ये एक फनी मोमेंट था जहां वो खुद का ही मजाक उड़ा रहा था। अब उसे डेनिट्स को ढूंढना था। उसने हारमोनिका वापस रखा और एक कागज निकाला जिस पर डेनिट्स का खून लगा हुआ था। उसने उस कागज को अपनी छड़ी के सिरे पर लपेटा और डिवाइनेशन शुरू किया। डेनिट्स की लोकेशन, छड़ी ने जिस तरफ इशारा किया, क्लेन उस बर्फीले तूफान में आगे बढ़ने लगा। वो बीच बीच में रुककर दोबारा डिवाइनेशन करता ताकि डायरेक्शन सही रहे, क्योंकि जाहिर है डेनिट्स एक जगह पर खड़ा होकर आइस स्कल्प बनने से वो भी कहीं चल ही रहा होगा। लगभग 10 मिनट चलने के बाद क्लेन को दूर एक लाल रंग की आग दिखाई दी और जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो डेनिट्स ही था। उस बेचारे ने पतले कपड़े पहने हुए थे और ठंड से बचने के लिए खुद को पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ स्कारलेट फायर रेवंस यानी आग के कौवे उड़ रहे थे। वो कौवे बर्फ को पिघला रहे थे और बर्फीली हवा को रोक रहे थे, जिससे डेनिट्स के आसपास का माहौल एकदम गर्म था, जैसे स्प्रिंग का मौसम हो। ये देखकर क्लेन को एक पायरोमैनिक की पावर का अंदाजा हुआ। मतलब देखो, एक मैजिशियन होने के नाते क्लेन भी आग बना सकता था, लेकिन वो सिर्फ अटैक के लिए होती थी और उसे मेंटेन नहीं किया जा सकता था, जबकि डेनिट्स आराम से आग के पंछी बनाकर गर्मी का मजा ले रहा था। यही है इस चैप्टर का टाइटल, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ क्लेन ठंड से जम रहा है और दूसरी तरफ डेनिट्स ऐश कर रहा है। जैसे ही डेनिट्स ने किसी को पास आते देखा वो डर गया, लेकिन जब उसने देखा कि वो गेरमन स्पैरो है तो उसने राहत की सांस ली और एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, यहाँ तो तारे भी नहीं दिखते, खो जाना तो लाजमी है।
क्लेन ने उसकी बकवास को इग्नोर किया और सीधे पूछा, तुमने वो जला दिया? मतलब वो कागज जिस पर सीक्रेट असिस्टेंस का नाम लिखा था। डेनिड्स ने डर के मारे जल्दी से सिर हिलाया, हाँ जला दिया। क्लेन ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा और जब उसे यकीन हो गया कि डेनिड्स झूठ नहीं बोल रहा है तो उसने गेरमन स्पायरो वाली अपनी फेमस पोलाइट स्माइल दी और बोला, याद रखना, उनका ऑनरिफिक नाम जपने से तुम उनके बिलीवर बन जाते हो। ये सुनते ही डेनिड्स का चेहरा उतर गया। उसकी स्माइल ऐसी लग रही थी जैसे वो रोने वाला हो। वो मन ही मन चिल्ला रहा था, मैं अपना धर्म नहीं बदलना चाहता, मैं किसी अनजान एक्सिस्टेंस पर यकीन नहीं करना चाहता। लेकिन वो मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो ये पागल आदमी उसे यहीं बर्फ में जिंदा दफना देगा। क्लेन ने अपनी पागलपन वाली स्माइल बनाए रखी और शांत आवाज में कहा, याद रखना, इसे सीक्रेट रखना। अगर ये बात बाहर निकली तो तुम और तुम्हारे कैप्टन दोनों मारे जाओगे। ये सुनकर डेनिड चौंक गया। इसका कैप्टन से क्या लेना देना है? क्लेन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, गैस करो। अब डेनिड्स के पास कोई चारा नहीं था। उसने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, क्या मैं ऐसा दिखता हूं जो सीक्रेट नहीं रख सकता? इसके बाद क्लेन ने एंडरसन हुड के खून वाला कागज निकाला और डेनिड से करो, उन विश्वास करो, उनकी सेवा करो। शायद एक दिन तुम भी मेरी तरह एक ब्लेस्ड बन जाओगे। उस दिन तुम्हारा नाम फाव सीज में फैलेगा और तुम किसी पायरेट एडमिरल से कम नहीं होगे, पायरेट एमिल से कम नहीं। ये सुनते ही डेनिड्स की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा, जब मैंने नाम जप ही लिया है तो अब पीछे हटने कोई रास्ता तो है नहीं। क्यों इस मौके का फायदा उठाया जाए? और भाई, वो तो अपने होने वाले बच्चे का नाम तक सोचने लगा था। इधर क्लेन मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं गेरमन स्पैरो का नाटक नहीं करा होता तो मैं सीधे कहता कि तुम्हें वाइस एडमिरल आइसबर्थ इज्जत और ताकत मिलेगी, लेकिन वो तुम्हें पसंद करेगी या नहीं ये अलग बात है। खैर, क्लेन ने फिर से डिवाइनेशन शुरू किया। एंडरसन हुड की ये सुनकर डेनिड्स हैरान हो गया। वो भी अंदर आ गया। क्लेन ने बस सिर हिलाकर कहा, मुझे चिंता थी अगर वो बाहर रहता तो तुम भी एंडरसन हुड से डरते हो। ये सोचकर डेनिड्स मुस्कुराया और बोला, सही बात है, वो ऐसा आदमी है जो मुंह पर मुस्कुराता है और पीठ पीछे छुरा घोंप देता है। फॉक्सी में उसका नाम बहुत खराब है, कोई भी पायरेट उसे पसंद नहीं करता। क्लेन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी छड़ी उठाकर बर्फ में आगे बढ़ने लगा। डेनिड्स भी फायर रेवंस के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगा ताकि दोनों को ठंड न लगे। इस बार क्लेन को एक सर्वेंट होने का फायदा महसूस हुआ। बारिश में कोई छाता पकड़ने वाला और बर्फ में गर्मी देने वाला। लगभग 20 मिनट चलने के बाद वो उस जगह पहुंचे जहां डिवाइनेशन ने इशारा किया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक क्लेन को कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी छड़ी से सामने की बर्फ हटाई और वहां एक गुफा का मुंह खुल गया। गुफा के अंदर से आग की रोशनी आ रही थी। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एंडरसन हुड बड़े आराम से के पास बैठा है और एक खरगोश जैसे जानवर को भून रहा है। उस भुने हुए मीट की खुशबू और गर्मी दोनों की नाक में घुस रही थी। एंडरसन ने उन्हें देखकर ऐसे ग्रीट किया जैसे वो कैंपिंग पर आए दोस्त हों। तुम लोग आइए, ट्राई करना चाहोगे? यहां बर्फ में रहने वाला एक अजीब खरगोश मिला। क्लेन का मन तो किया कि उसे एक मुक्का मारे, लेकिन वो चुपचाप आग के पास जाकर बैठ गया। डेनिड्स भी उसके पीछे आया और अपने फायर एवंस को हटा दिया। एंडरसन ने उसे हंटर होने का पहला लेसन दिया, अपने आसपास देखो और माहौल का फायदा उठाओ। फिर उसने गेरमन से कहा, ये गुफा मैंने धमाका करके बनाई है, बढ़िया है ना? डेनिड्स ने चिढ़कर पूछा, क्या तुम श्योर हो कि इसे खा सकते हैं? अगर ये कोई बियॉन्डर क्रीचर हुआ तो एक बाइट में ही कंट्रोल खो दोगे। एंडरसन ने उसे दूसरा लेसन दिया, जंगल में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, ये पहचानना एक हंटर का दूसरा काम है। और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी क्लेन को दूर से एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक ऑरा आता हुआ महसूस हुआ। ये एक हाई लेवल क्रीचर का दबाव था, जिससे डेनिड्स डर के मारे कांपने लगा। वो ऑरा उनके ऊपर से गुजरा और आगे निकल गया। क्लेन के दिमाग में बस एक ही नाम आया, किंग ऑफ द नॉर्थ। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन बहुत इंटेंस हो चुकी है। क्लाइन, डेनिड्स और एंडरसन तीनों एक अजीब सी दुनिया में फंस गए हैं जो कि एक किताब के अंदर है। और जैसे ही एंडरसन खरगोश का मीट चबा रहा होता है, आसमान से एक भयानक ऑरा गुजरता है, इतना खतरनाक कि उसकी चबाने की स्पीड भी रुक जाती है। वो फीलिंग इतनी डोमिनेटिंग थी जैसे कोई बहुत बड़ा प्रेडेटर आपके ऊपर से उड़कर गया हो और आप बस जमीन पर जम गए हों। जब वो चीज दूर चली जाती है, तब जाकर एंडरसन हिम्मत करके बचा हुआ मीट निगलता है और ऊपर क्लाइन की तरफ देखता है, जो हमेशा की तरह एकदम शांत खड़ा था। एंडरसन पूछता है, क्या ये ड्रैगन था जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? क्लाइन बस हल्के से सिर हिलाकर कंफर्म कर देता है। ये देखकर एंडरसन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वो, भाई मुझे लगा था तुम किसी नॉर्मल एडल्ट या थोड़े यंग ड्रैगन की बात कर रहे होगे। ये जो अभी गया है ना, इसे देखकर लगता है मैं ड्रैगन हर तो नहीं बन पाऊंगा, शायद ड्रैगन की पॉटी बन जाऊंगा। उसका ये जोक मारने का अंदाज भी उसकी घबराहट को छुपा नहीं पा रहा था, और सच कहूं तो किसी की भी हालत खराब हो जाती। किंग ऑफ द नॉर्थ का ऑरा सच में बहुत टेरिफाइंग था, इतना कि फ्यूचर शिप वाले उस मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन यहाँ पर क्लाइन का कैरेक्टर चमकता है। वो पैनिक करने के बजाय शांति से सिचुएशन को एनालाइज करता है। उसके दिमाग में चल रहा था कि ये शायद एक सीक्वेंस 4 यानी डेमिगॉड लेवल का बीस्ट है, मगर उसे जरा भी डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसे ग्रोसेल की ट्रैवल डायरी की एक बात बहुत अच्छे से याद थी कि वाइस एडमिरल एडविना एडवर्ड्स इस ड्रैगन के हमले से बचकर निकलने में कामयाब हो गई थी, और एडविना कोई डेमिगॉड नहीं थी।
वो रीडर पाथवे की सीक्वेंस 5 थी जो क्लाइन से बस एक लेवल ऊपर थी। और तो और जब उसे किताब ने निगला था तो उसके कई पावरफुल मिस्टिकल आइटम्स और सील्ड आर्टिफैक्ट्स कैप्टन के केबिन में ही रह गए थे। मतलब उसके पास लड़ने के लिए सिर्फ या दो ही चीज रही होंगी। तो क्लाइन ने सोचा, अगर वो इतने कम रिसोर्सेज के साथ बच सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। क्लाइन तो अभी अभी एडवांस हुआ था, उसके पास अब नए नए आइटम्स थे और सबसे बड़ी बात, उसका ग्रेफॉग से कनेक्शन अभी भी बना हुआ था। मतलब वो जब चाहे सी गॉड सेप्टर को यूज कर सकता था, जो कि एक डेमिगॉड लेवल का हथियार है। यही वो कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से वो डैनिट्स की प्रेयर सुनकर सीधे इस किताब की दुनिया में घुस आया था। क्लाइन ये भी सोचता है कि वाइस एडमिरल आइसबर्ग ने बताया था कि किंग ऑफ नॉर्थ एक नॉल डेमिगॉड नहीं है, वो एक रैम्पेजर है। अब रैम्पेजर का मतलब होता है एक ऐसा बियॉन्डर जो अपनी पावर्स को नहीं कर पाया और पागल हो गया। ऐसे 20 कुछ चीज में तो बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे इस केस में फ्रॉस्ट पावर्स, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स में उनमें कमियां होती हैं। तो क्लाइन को यकीन था कि एडविना, एंडरसन और वो साथ मिलकर इस ड्रैगन का सामना कर सकते हैं। और अगर सब कुछ फेल हो गया तो सी गॉड सेप्टर तो है ही जो ग्रेफॉग से जुड़ी चीज है, और उसे नहीं लगता था कि ये किताब उस पावर को रोक पाएगी। ये सब सोचने के बाद क्लाइन आग के पास खड़े एंडरसन की तरफ देखकर मुस्कुराता है। और डर गए क्या? एंडरसन पहले तो चौंकता है, फिर तुरंत हंसकर जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। ये कहकर वो कांपते हुए डैनिट्स की तरफ देखता है, जो बेचारा अभी भी उस ड्रैगन के खौफ से बाहर नहीं निकल पाया था। एंडरसन मजाक उड़ाते हुए पूछता है, तुम्हें पता है एक मर्द के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? डैनिट्स, जो गहरी सांस ले रहा था, कंफ्यूज होकर अपनी उंगलियों से नीचे की तरफ इशारा करता है। ये देखकर एंडरसन जोर जोर से हंस लगता है और कहता है, कमीने, तुम सच में एक गंवार पायरेट हो। हाँ, मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अब तो मैं भूल ही गया। ओह, याद आया, मैं कहना चाहता था, यानी हिम्मत। देखो अपनी हालत, ड्रैगन ने अभी तक हमला भी नहीं किया और तुम अभी से सिर झुकाकर भीख मांगने को तैयार हो। ये सुनकर डैनिट्स का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन क्लाइन वही मन सोचता है कि टॉस्कॉटर में तो तुम्हारी भी यही हालत थी एंडरसन। डैनिट्स कुछ बोलने ही वाला था कि उसे एंडरसन की पिछली बात याद आ जाती है और वो एकदम कैजुअली जवाब देता है, मैं ड्रैगन की पॉटी से तो कंपेयर नहीं कर सकता। ये सुनते ही एंडरसन की हंसी जम जाती है। मतलब क्या सॉलिड बदला लिया था डैनिट्स ने? एंडरसन टॉपिक बदलते हुए खरगोश की एक टोंग तोड़कर क्लाइन को ऑफर करता है, एक बाइट लोगे? क्लाइन कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाकर कहता है, ये एक अजीब दुनिया है। जब तक कंफर्म न हो जाए कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक कुछ भी खाना ठीक नहीं। क्या पता ये खरगोश का मीट तुम्हें हमेशा के लिए यहीं फंसा दे। ये सुनकर एंडरसन उस मीट को पहले अपनी नाक के पास ले जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे रख देता है। उसका चेहरा उतर गया था। वो मायूसी से कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्लाइन शांति से जवाब देता है, मैंने अभी अभी इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा। ये सुनकर एंडरसन का मुंह बन जाता है और फिर वो जल्दी जल्दी उस खरगोश की टोंग को खाने लगता है। डैनिट्स घबराकर पूछता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि सच में कुछ बुरा हो जाएगा? एंडरसन लाचारी से हंसता है, मैं पहले ही एक खा चुका हूं और वो अब तक डाइजेस्ट भी हो गया होगा। जब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है तो एंजॉय करने पर फोकस करना बेहतर है। उसकी ये बात सुनकर क्लाइन और डैनिट्स दोनों चुप हो जाते हैं। मतलब इस बंदे की लॉजिक ही अलग लेवल पर थी। थोड़ी देर बाद जब बाहर की दुनिया में शाम के 6:10 हो रहे थे, क्लाइन अपनी पॉकेट वॉच चेक करता है। वो एंडरसन से कहता है, हम 4 से 6 घंटे बाद थोड़ा खाएंगे, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो। ये सुनकर एंडरसन का मुंह खुला का खुला रह गया। क्लाइन उसे इग्नोर करके डैनिट्स से कहता है, 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम तुम्हारे कैप्टन को ढूंढेंगे। और ये कहते हुए वो वाइस एडमिरल एडविना का पर्ल इयरिंग निकाल लेता है डिवाइनेशन के लिए। ये सुनकर डैनिट्स में अचानक से जोश भर जाता है और वो ठंड भी भूल जाता है, लेकिन 8 सेकंड बाद ही वो वापस आग के पास दुखकर बैठ जाता है। लगभग शाम के 7 बजे क्लाइन अपनी हैट और केन के साथ तैयार था। डिवाइनेशन की मदद से वो तीनों एक पहाड़ तक पहुंचते हैं, जहां बर्फ से ढकी चट्टानों के बीच उन्हें एक अंधेरी गुफा दिखती है। गुफा के एंट्रेंस पर एक औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक पुराना धनुष था। उस औरत के बाल काले थे और उसके फेशियल फीचर्स नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लोगों से काफी अलग थे। उनमें एक तरह का ओरिएंटल चार्म था। उसके कान थोड़े नुकीले थे, जिसे देखकर क्लाइन तुरंत समझ गया कि ये ग्रोसेल की डायरी में मेंशन की गई फीमेल एल्फ है। एंडरसन उसे देखते ही एक्साइटेड हो जाता है। एक एल्फ, ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी चर्च की पुरानी ड्राइंग्स में होती हैं। मुझे इससे बात करनी होगी ताकि मैं इसके कुछ पोर्ट्रेट बना सकूं। डैनिट्स, जो अभी भी पुराना मजाक नहीं भूला था, ताना मारता है, गंवार। एंडरसन उसे घूरकर देखता है और कहता है, तुम्हें क्या सिर्फ उसी तरह की ड्राइंग के बारे में पता है? और वो उस एल्फ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, एल्फ बिना सोचे समझे अपना धनुष उठा लेती हैं, जिसके तीर पर सिल्वर कलर की बिजली चमक रही थी। एंडर तुरंत हाथ ऊपर करके चिल्लाता है, रुको। क्लाइन मन में सोचता है, ये बेकार है। एल्फ ज्यादातर स्टॉर्म पाथवे से होती हैं, वो गुस्सैल और जल्दबाज होती हैं, और वो उस एल्फ को कंट्रोल करने के लिए अपने स्पिरिट बॉयड सेक्रेट करने ही वाला होता है कि तभी एंडरसन को अपने सामने 2 विशाल मस्कुलर ग्रे ब्लू कलर के पैर दिखते हैं और बर्फ में एक बहुत बड़ी तलवार गड़ी हुई थी। एंडरसन ये देखकर डर जाता है कि उसकी हाइट तो उस विशाल पैर के घुटनों तक ही आ रही थी। वो धीरे धीरे ऊपर देखता है
और अपनी गर्दन पूरी ऊपर उठाने के बाद उसे लगभग 4 मीटर लंबा एक जायंट दिखाई देता है। उस जायंट की और उसकी एक ही आंख थी। वो अपनी भारी आवाज में पूछता है, तुम कौन हो? तुम ग्रोसेल कैंप में क्या कर रहे हो? क्लाइन जवाब देने ही वाला था कि गुफा के अंदर से एक जानी पहचानी फिगर बाहर निकलती है, वाइस एडमिरल एडविना। डेनिट्स की आंखों में खुशी भर जाती है। एडविना भी उन तीनों को वहां देखकर हैरान रह जाती है, खासकर जर्मन स्पैरो और एंडरसन हुड को। वो जल्दी से खुद को संभालती हैं और जायंट से कहती है, ग्रोसेल, ये मेरे साथी हैं। ग्रोसेल मुस्कुराता है और खुशी से पूछता है, क्या तुम लोग भी उलिसन से निपटने में हमारी मदद करने आए हो? उलिसन, ये नाम सुनकर क्लाइन कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो देखता है कि एडविना उसे इशारा कर रही थी कि वो हाँ में जवाब दे। क्लाइन समझ जाता है कि उलिसन ही किंग ऑफ नॉर्थ का नाम है और वो कहता है। ये सुनकर ग्रोसेल हंसता है, हाँ तो फिर हम दोस्त हुए। इसी बीच एंडरसन चुपचाप पीछे हटकर क्लाइन के पास आ जाता है और फुसफुसाता है, मैं पहली बार किसी जिंदा जायंट से मिल रहा हूँ। इसके वाइटल स्पॉट्स पर हमला करने का कोई तरीका लंबा है। ये बहुत ज्यादा ना है। क्लाइन मन ही मन मजाक करता है, तुम उसके पैरों पर मार सकते हो, और शांति से जवाब देता है, बड़ा टारगेट हिट करने में आसान होता है। इसके बाद एडविना उन सबका इंट्रोडक्शन कराती है। ये हैं कैंप के लीडर जायंट गार्डियन ग्रोसेल और ये हैं एल्फ सॉन्गस्टर सिएट्स। एल्फ सॉन्गस्टर का नाम सुनते ही क्लाइन को मिस्टर हैंगमैन के पोषणला की उम्मीद नजर आती है। फिर एडविना उनकी तरफ मुड़कर कहती है, ये मेरे साथी हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर, जर्मन स्पैरो, ट्रेजर हंटर, एंडरसन हुड और एक फेमस सेलर डेनिट्स। ये सुनकर क्लाइन सोचता है, मुझे तो लगता था वाइस एडमिरल कभी झूठ नहीं बोलती। फेमस सेलर, हाँ एक तरह से ये सच भी हैं। डेनिट्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि उसकी कैप्टन ने उसे सबऑर्डिनेट की जगह साथी बुलाया। ग्रोसेल हंसते हुए कहता है, अंदर आ जाओ, हम किसी भी वक्त उस दुष्ट ड्रैगन उलिसन से लड़ने वाले हैं। क्लाइन को लगता है कि ये जायंट कितना गर्मजोश है, जबकि चर्च की कहानियों में जायंट्स को बहुत हिंसक बताया गया है। लेकिन फिर वो सोचता है कि एक किताब के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, बस राइटर को उसे सही से लिखना आना चाहिए। जैसे ही वो गुफा में घुसते हैं, एडविना उनके पास आकर धीरे से फुसफुसाती है, ये लोग जो हिस्ट्री बताते हैं वो थोड़ी अजीब है, और इनकी लैंग्वेज भी, ये चाहे कोई भी भाषा बोले हम सबको समझ आ जाती हैं। और ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री का हिंट था जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे क्लेन और उसकी ग्रोसेल्स ट्रेवल्स नाम की एक जादुई किताब की दुनिया में एंटर कर चुकी है। अब सिचुएशन ये है कि वो लोग एक केव के अंदर हैं और उनके सामने वो लोग हैं जो इस किताब के मेन कैरेक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ आते ही एडविना एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करती हैं और क्लेन का दिमाग भी वहीं अटक जाता है। बात ये थी कि वहाँ मौजूद हर इंसान, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोल रहा हो, एक दूसरे को परफेक्टली समझ पा रहा था। अब सोचो ये कितनी वियर्ड बात है, जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रांसलेटर ऑन हो गया हो सबके दिमाग में। क्लेन इस छोटी सी डिटेल पर अटक जाता है क्योंकि उसे पता है कि शैतान डिटेल्स में ही छुपा होता है। वो ये नहीं सोच रहा था कि वाह क्या मैजिक है, बल्कि वो ये सोच रहा था कि ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। उसके दिमाग में दो थ्योरीज चल रही थी। पहली कि इस किताब की दुनिया का एक फंडामेंटल रूल ही यही है, एक तरह का लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का नियम, जहां आपको शब्द नहीं बल्कि सीधा मतलब समझ में आता है। और दूसरी थ्योरी ये थी कि शायद कोई बहुत पावरफुल बीइंग, जैसे कि फूल की तरह, ऊपर बैठकर रियल टाइम में सबके लिए ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी था क्योंकि इससे इस दुनिया के बेसिक रूल्स का पता चलता। तो ये वेरीफाई करने के लिए वो धीरे से डेनिट्स के पास जाता है और उससे पूछता है, ग्रोसेल जो लैंग्वेज बोल रहा था वो तुम्हें कैसी सुनाई दी? डेनिस थोड़ा सोचकर जवाब देता है, यार लैंग्वेज थोड़ी जानी पहचानी भी लग रही थी और अनजान भी, लेकिन मुझे उसका हर एक शब्द समझ में आ रहा था। बस यही क्लेन को सुनना था। इसका मतलब था कि ये दूसरी वाली थ्योरी की पहली वाली है, यानी इस दुनिया का एक इनबिल्ट रूल है। ये जानकर क्लेन समझ जाता है कि इस बुक वर्ल्ड के नियम बाहरी दुनिया से अलग हो सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होगी। और वो एडविना की ऑब्जर्वेशन स्किल्स से काफी इंप्रेस होता है कि उसने आते ही इतने गहरे सवाल पर ध्यान दिया। खैर इन सब विचारों के साथ क्लेन उस बड़ी और अंधेरी केव के अंदर कदम रखता है। अंदर आग जल रही थी और उसकी रोशनी में 3 लोग बैठे हुए थे। पहला बंदा एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने सिर्फ एक सफेद कपड़ा पहना हुआ था और वो दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना कर रहा था। उसके शरीर पर पुराने जख्मों के अनगिनत निशान थे जो बता रहे थे कि वो एक तपस्वी या कोई वॉरियर है। उसके बगल में एक जवान लड़का लेटा हुआ था जिसने भारी ब्लैक कलर का फुल बॉडी आर्मर पहना हुआ था और उसके हाथ के पास एक काली तलवार गड़ी हुई थी। और इन दोनों के सामने बैठा था एक तीसरा आदमी जिसकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही अजीब थी। उसने एक नुकीली काली टोपी पहनी थी, उसके कोट के बटन ऊपर नीचे लगे हुए थे और उसके लेदर बूट्स के सिरे ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे। मतलब एकदम किसी सर्कस के क्लाउन जैसा लग रहा था वो, लेकिन उसका चेहरा काफी हैंडसम था। एडविना उसकी तरफ इशारा करके बताती हैं, यह है सोलोमन एम्पायर का विस्काउंट मोबेट जोरोआस्ट, एक ऐसा जेंटलमैन जो दूसरों के आइडेंटिटी चुरा सकता है। मोबेट हंसते हुए कहता है, अरे सीधे सीधे बोलो ना, मैं मरॉडर पाथवे का एक सीक्वेंस 5 ड्रीम स्टीलर हूँ। जैसे ही क्लेन ने जोरोआस्ट फैमिली का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए। उसे तुरंत याद आया कि लियोनार्ड के अंदर जो एंजल पैरासाइट है वो भी इसी फैमिली से है। क्या पता ये दोनों एक दूसरे को जानते हों। और देखो
क्लेन को मरॉडर पाथवे के सीक्वेंस 4-5 का नाम तो पता चल गया, लेकिन उसे अभी भी सीक्वेंस 6 और 7 का नाम नहीं पता। ये थोड़ी फनी सिचुएशन थी। तभी एंडरसन, जो हमेशा की तरह फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहा था, मोबेट से पूछ लेता है कि ड्रीम स्टीलर से पहले के सीक्वेंस कौन से हैं। मोबेट हैरान होकर कहता है, क्या इस पाथवे के बियॉन्डर्स इतने कम हो गए हैं? खैर सुनो, सीक्वेंस 7 है क्रिप्टोलॉजिस्ट और सीक्वेंस 6 है प्रोमेथियस। फिर वो बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है। वो प्रार्थना करने वाले आदमी की तरफ इशारा करके कहता है, ये है स्नोमैन, एक तपस्वी जो अपने ईश्वर में पूरी तरह से लीन है। ये तुमसे बात नहीं करेगा, लेकिन लड़ाई में बहुत भरोसेमंद साथी है। मोबेट को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उदास होकर कहता है, देख रहे हो, मेरे साथ ऐसा ही होता है। तुम यकीन नहीं करोगे, पर मैं कभी एक घमंडी और शांत रहने वाला नोबलमैन हुआ करता था, लेकिन मेरे साथी ही ऐसे हैं। एक जाइंट जो बस बेवकूफों की तरह हैंसता है, और एक तपस्वी जो शब्द नहीं बोलता। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो पागल हो जाऊंगा। ये सुनकर पास में बैठा जाइंट ग्रोसेल बस मुस्कुरा देता है। उसकी एक खड़ी आंख में वो क्रूरता बिल्कुल नहीं थी जो जाइंट्स के बारे में कही जाती हैं। मोबेट फिर उस ब्लैक आर्मर वाले लड़के की तरफ इशारा करता है, और शुक्र है बाद में फ्रुंजियार आ गया। ये बात करने के लिए काफी अच्छा है। अरे फ्रुंजियार उठो, नए साथी आए हैं। वो ब्लैक आर्मर्ड नाइट धीरे धीरे उठता है और उसकी नजर सीधे क्लेन पर पड़ती है। वो पूछता है, लोएनीज? क्लेन हाँ में सिर हिलाता है। क्लेन नोटिस करता है कि ये सैनिक जो 165 साल से गायब था, बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था। फ्रुंजियार थोड़ा खोया हुआ सा लगता है और फिर पूछता है, क्या तुम बैकलैंड के एडवर्ड परिवार को जानते हो, जो डेलाहायर स्ट्रीट के नॉर्थ वेस्ट बरो में रहते थे? क्लेन शांति से जवाब देता है, अब नॉर्थ वेस्ट बरो मौजूद नहीं है। ये सुनकर फ्रुंजियार की आवाज धीमी पड़ जाती है। नॉर्थ वेस्ट बरो मौजूद नहीं है। वो कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर एक गहरी सांस लेता है। मुझे साल बीत गए हैं, मैं ज्यादातर वक्त सोता रहा हूं। यहाँ वक्त जैसे जमसा गया है। मोबेट उसकी बात सुनकर हंसता है और बताता है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी किस्मत खराब है। जब हम शहरों और गांवों से गुजर रहे थे तब सब कुछ फैक्ट था। वो क्लेन की टीम की तरफ देखकर कहता है, हम इंसानों के बीच रहते थे। हमने बार बार शादियां की, अपनी पत्नियों को बूढ़ा होते और मरते देखा। जब तक कोई नया मेंबर नहीं आता, हम अपना असली मकसद भूल जाते हैं और दशकों या सदियों तक एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। लेकिन फिर फ्रुंजियार आया और हम इस बर्फीले इलाके में आ गए, और धीरे धीरे हम सब नींद में जाने लगे, जब तक हमें एडविना नहीं मिली। मोबेट की इस बात से क्लेन को इस दुनिया का एक और बहुत बड़ा रूल समझ में आ गया। इस किताब की दुनिया में टाइम नॉर्मली फ्लो करता है, लेकिन कहानी का प्रोग्रेस एक खास पावर से कंट्रोल होता है। जब तक कोई नया मेंबर नहीं आता या किताब के पन्ने नहीं पलटते, तब तक मेन कैरेक्टर्स एक ही जगह पर रुक जाते हैं और अपना मेन क्वेस्ट भूल जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लैंग्वेज ट्रांसलेशन वाला रूल था। इसका मतलब ये भी था कि अगर क्लेन और उसकी टीम ने जल्दी नहीं की तो वो भी यहीं फंस सकते हैं, जब तक कि कोई और इस किताब में नहीं आ जाता। लेकिन इससे पहले कि क्लेन कुछ बोलता, एडविना कहती है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जल्द ही किंग ऑफ नॉर्थ से मिलने वाले हैं। एंडरसन और मोबेट एक साथ पूछते हैं, क्यों? एडविना जवाब देती है, मेरे आने से पहले किताब के पन्ने जहां अटके हुए थे, उसके बाद बस कुछ ही पन्ने बचे थे, और अब तुम्हारे आने से कहानी अपने एंड पर पहुंच चुकी है। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद एडविना क्लेन की टीम को इंट्रोड्यूस करती हैं और सब लोग आग के पास बैठशा की तरह सीधे पॉइंट पर आता है। वो मोबेट से पूछता है, क्या तुमने ट्यूडर एम्पायर और ट्रूनसोएस्ट एम्पायर के बारे में सुना है? ये क्लेन का असली मकसद था, इस दुनिया में आने का इतिहास का सच जानना। मोबेट ना में सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, मेरे जमाने में ट्यूडर और ट्रूनसोएस्ट भी मेरी जरोआस फैमिली की तरह ही थे। हम सब सोलोमन एम्पायर के वफादार थे, ब्लैक एम्परर के वफादार। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। इसका मतलब ट्यूडर और ट्रूनसोएस्ट फैमिली सोलोमन एम्पायर के गद्दार थे। क्लेन फिर पूछता है, तुम्हारे अलावा और कौन कौन सी फैमिलीज थीं सोलोमन एम्पायर में? मोबेट मुस्कुराता है, बहुत सारी। ऑगस्ट अब्राहम जराटुएल। मेरे समय में एवरनाइट गॉडेस के चर्च के दुश्मन गॉड ऑफ कॉम्बैट का चर्च और सदर्न कॉन्टिनेंट की एगर्स फैमिली थी। बाकी सारे चर्चेस भी आपस में लड़ते रहते थे और सोलोमन एम्पायर का सपोर्ट चाहते थे। फिर वो 2 सेकंड रुकता है और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। उस जमाने में देवता जमीन पर चलते थे, एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं। और इस लाइन के साथ क्लेन को समझ आ जाता है कि उसे वो खजाना मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी, फोर्थ एपोक का अनफिल्टर्ड सच। तो भाई, चैप्टर 698 शुरू होता है एक माइंड ब्लोइंग रेवलेशन के साथ। पता चलता है कि टीज यानी कि गॉड्स पुराने जमाने में असल में जमीन पर ही चलते फिरते थे, एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं। ये बात हो रही है फोर्थ एपोक की, सोलोमन एम्पायर के टाइम की, जब मिथ और रियलिटी में कोई खास फर्क नहीं था। मतलब गॉड्स को नीचे आने के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं थी, वो यहीं रहते थे। क्लेन ये सुनते ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है। उसे फॉरेन सिटी ऑफ सिल्वर की किताबों में लिखी सेकंड एपोक की बातें यहाँ भी ऐसा ही था। जाइंट किंग का कोर्ट और दूसरी जगलवल में बस एक दरवाजे से अलग थीं। गॉड्स और इंसेक्ट साथ कैओस और डार्कनेस में मिक्स होकर रहते थे। और इससे एक और बात कंफर्म हो जाती है कि एस्ट्रल वर्ल्ड सच में डीटीज से जुड़ा हुआ है। ये सब सुनने के बाद क्लेन की नज़र वहां बैठे जाइंट ग्रोसेल पर पड़ती है
अब सोचो, ये जाइंट तो शायद वो बंदा है जिसने सेकंड एपोक का वो खतरनाक दौर अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ग्रोसेल तो एकदम चिल था। वो एक लकड़ी की बाल्टी से भी बड़े कप में पिघली हुई बर्फ पी रहा था। उसने मोबेट ज़ोरोआस्ट से हंसते हुए पूछा, मोबेट, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? मोबेट भी मुस्कुराने लगा और बोला, इतना सीरियस क्यों हो गया था? फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ, शायद ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन इन लोगों की आंखों में ये बहुत टेरिफाइंग और अनबिलीवेबल होगा। मुझे एक सही एक्सप्रेशन देना था ताकि इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े। तुम्हें याद है जब हमने शुरू में फ्रुंजियार को ये कहानियां सुनाई थीं, तो उसका क्या हाल हुआ था? वो तो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स से माफी मांगने के लिए लगभग घुटनों पर आ गया था। ये सुनकर क्लेन, डेनिट्स और बाकी लोग एकदम चुप हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या रिएक्ट करें। तभी एंडरसन क्लेन के पास झुककर धीरे से बोलता है, मुझे लगता है इसमें प्रोवोकर बनने का टैलेंट है। कहने को तो उसने आवाज धीमी रखी थी, लेकिन भाई, वहां बैठे हर बंदे ने ये बात सुन ली थी। पर मोबेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस हंसा और अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा, ठीक वैसे ही जैसे एडविना को पहले हुआ था। चलो, मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पासू आइलैंड पर जो चैज़म ऑफ स्टॉर्म है और अमांथा माउंटेन रेंज में जो टेनेब्रस हेवन है, वो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और एवरनाइट के डिवाइन किंगडम्स थे। और ये डिवाइन किंगडम्स जमीन पर थे, बस एक इल्यूजन वाले दरवाजे से रियल वर्ल्ड से अलग थे। ये सुनते ही क्लेन का दिमाग घूम गया। पासू आइलैंड तो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का होली ऑल्टर है और अमांथा का मतलब हर्मिस लैंग्वेज में सेरेनिटी होता है। तो क्या ये कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी की बात हो रही है? मतलब जब गॉड्स ने जमीन पर चलना बंद कर दिया तो उनके किंगडम्स उनकी चर्चेस के हेडक्वार्टर्स बन गए। ये बहुत बड़ा रेवलेशन था और क्लेन को अंदर से लग रहा था कि मोबेट झूठ नहीं बोल रहा। डेनिट्स तो ये सब सुनकर इतना डर गया था कि वो वहां से भाग जाना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी कैप्टन एडविना, जर्मन स्पैरो और एंडरसन सब कितने ध्यान से सुन रहे हैं, तो बेचारा वही रुक गया। तभी सीन में एंट्री होती है एल्विन सॉन्गस्टर सियाटास की। वो गुस्से में आकर कहती है, उस फेक गॉड का नाम मत लो। स्टॉर्म की अथॉरिटी सिर्फ हम एल्व्स के किंग की है। उसकी आवाज बहुत सुंदर थी, लेकिन टोन में गुस्सा भरा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी मोबेट पर तीर चला देगी। मोबेट ने शांति से अपना हेड एडजस्ट करते हुए कहा, ठीक है, मैं फेक गॉड वर्ड ही यूज करूंगा। इसके बाद सियाटास ने वहां बैठेनफे एडवर्ड से कहा, अब तुम्हारी बारी है। फ्रुंजियार, जो शायद किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था, उसने अपनी तलवार उठाई और केव के एंट्रेंस की तरफ चला गया। क्लेन ने इस मौके का फायदा उठाया और सियाटास से बात करने की सोची। उसने सीधे पूछा, क्या तुम क्वीन ऑफ कैलेमिटी कोहिनेम के बारे में जानती हो? ये एक तरह से क्लेन का टेस्ट था। वो कंफर्म करना चाहता था कि कोहिनेम ही एल्फ किंग की सब्सिडरी गॉड थी या नहीं। ये नाम सुनते ही सियाटास का चेहरा एकदम बदल गया। वो भी फ्रुंजियार की तरह किसी पुरानी याद में खो गई। उसने कहा, मैंने उनका नाम बहुत टाइम से नहीं सुना। वो हम एम्स की क्वीन हैं। मोबेट और फ्रुंजियार तो उनके एक्सिस्टेंस के बारे में जानते तक नहीं। तुमने उनके बारे में कहाँ से जाना? बोलते बोलते सियाटास की आवाज में एक अर्जेंसी आ गई थी। डेनिट्स तो जर्मन स्पैरो को देखकर हैरान था कि ये पागल एडवेंचर इतना नॉलेजेबल कैसे हो सकता है कि वो एक एंशियंट एल्फ के साथ कॉमन टॉपिक पर बात कर रहा है। एंडरसन ने भी सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू एक स्कॉलर हो। बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाया। वाइस एडमिरल एडविना भी क्लेन को बड़ी उम्मीद से देख रही थी, जैसे वो उससे बहुत कुछ सीखना चाहती हो। क्लेन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं एक बार क्वीन ऑफ कैलेमिटी कोहिनेम के एक रूइन में गया था और वहां से मुझे कुछ आइटम्स मिले थे। ये वर्ड सुनकर सियाटास की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। क्लेन ने देखा कि सियाटास की आंखों में एक उम्मीद जगी है, तो उसने सीधे पॉइंट की बात की। वहां की सिचुएशन देखकर लगता है कि वो शायद सच में मरी नहीं है। क्या तुम्हारे पास ओशन सॉन्गस्टर का पोशन फॉर्मूला है? क्या मैं किसी चीज के बदले उसे ले सकता हूं? क्लेन को पता था कि स्टॉर्म पाथवे के बेयोंडर के साथ सीधा और सच्चा रहना ही बेस्ट ऑप्शन है। सियाटास ने कुछ सोचा और कहा, तुम्हें हर हाइनेस की किसी चीज से एक्सचेंज करना होगा। क्लेन ने सच बताया, मेरे पास सोने से बना एक वाइन कप है जो अब क्रश हो चुका है। उस पर कॉम्प्लीटेड पैटर्नलविन भाषा में कैलेमिटी और कोहिने लिखा है। सियाटास ये सुनकर एक्साइटेड हो गई। मैं उस कप को जानती हूँ, वो हर हाइनेस का सबसे पसंदीदा कप था। डील, क्लेन ने कहा, कप बाहर है। वो सबके सामने ग्रेफॉग के ऊपर नहीं जाना चाहता था। सियाटास ने सिर हिलाया, मैं समझ गई, जब हम इस बुक से बाहर निकलें तब ये ट्रांजैक्शन पूरा करेंगे। इतना कहने के बाद उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें वहां और क्या मिला? क्लेन ने वहां बैठे एसेटिक स्नोमैन की तरफ एक नजर डाली और कहा, कुछ म्यूरल्स मिले जिनमें एल्फ किंग एंशिएंट सन गॉड से लड़ रहे थे। इतना सुनते ही स्नोमैन, जो अब तक दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था, पहली बार बोला, नहीं, वो सन गॉड नहीं थे। वो हमारे लॉर्ड हैं, सभी चीजों के पिता, हर चीज का सोर्स। वो एल्फ किंग से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि वो अथॉरिटी वापस ले रहे थे जो उन्हीं की थी। जैसे ही स्नोमैन ने ये कहा, सियाटास खड़ी हो गई और उसने सीधा उस पर तीर तान दिया। उसके काले बाल हवा में लहराने लगे और उनमें से चांदी की बिजलियां निकलने लगीं। इससे पहले कि सियाटास तीर छोड़ती, जाइंट ग्रोसेल का एक बड़ा हाथ सामने आ गया और उसने तीर को रोक लिया। ग्रोसेल ने पहले स्नोमैन से कहा, बस करो स्नोमैन, तुम जानते हो सियाटास बातों से पहले एक्शन लेती हैं। फिर उसने सियाटास से कहा, सियाटास, हम सब साथी हैं,
तुम स्नोमैन को जवाब दे सकती हो, उसे पीट भी सकती हो, लेकिन उसे सच में नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। क्लेन मन ही मन सोचने लगा, पीटने और नुकसान पहुंचाने में क्या फर्क है। इसके बाद माहौल थोड़ा शांत और ऑकवर्ड हो गया। ग्रोसेल ने माहौल ठीक करने के लिए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। इस बुक में आने से पहले मैं जाइंट किंग के कोर्ट में रहता था। मैं वहां वार्निंग फॉरेस्ट का गार्डियन था। उस जगह पर सिर्फ हमारे किंग जा सकते थे। अफवाह है कि वहां उनके पेरेंट्स को दफनाया गया है, जो हम जाइंट्स का ओरिजिन भी हैं। क्लेन ये सुनकर और भी अटेंटिव हो गया। ये इन्फॉर्मेशन तो सिटी ऑफ सिल्वर के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता, एडविना ने सवाल कर लिया, ग्रोसेल, जब तुम्हें ये बुक मिली थी तब ये कैसी दिखती थी? ग्रोसेल ने जवाब दिया, इसमें कुछ नहीं था, एक खाली किताब की तरह जो लिखे जाने का इंतजार कर रही हो। क्लेन ने कुछ सेकंड सोचा और फिर मोबेट ज़ोरोआस्ट की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम ब्लेसफेमर आमोन के बारे में जानते हो? मोबेट ने बताया, ब्लेसफेमर आमोन की पूर्ली को रेफर करता है। वो हम ज़ोरोआस्ट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कहा जाता है कि उनका एक बहुत पावरफुल और टेरिफाइंग एंसेस्टर है, जिससे ओरोबोरस और मेडिसी जैसे लोग भी डरते थे, लेकिन उसका असली नाम कोई नहीं जानता। ओरोबोरस मेडिसी, ये नाम सुनते ही क्लेन को याद आया कि ये लोग सोलोमन एम्पायर को सपोर्ट करते थे। उसने फौरन अगला सवाल दागा, तो क्या तुमने सासरी नाम सुना है? मोबेट ने चौंक कर धीरे से सिर हिलाया, कभी नहीं। इसका मतलब डार्क एंजल सासरिर का नाम और टाइल कैटेक्लिज्म के बाद मिटा दिया गया था। तभी दीवार की तरफ देख रहे स्नोमैन ने गहरी आवाज में कहा, सासरिर डार्क एंजल थे, किंग्स ऑफ एंजल्स के लीडर, जो लॉर्ड के सबसे करीब थे। क्लेन मन में बोला, मैं तुम्हारे ही जवाब का इंतजार कर रहा था। उसने स्नोमैन से पूछा, उनके अलावा ओरोबोरस, मेडिसी और आमोन के अलावा और कौन से किंग्स ऑफ एंजल्स थे? तुम्हें सबके नाम बताने की जरूरत नहीं है। क्लेन को डर था कि नाम लेने से कोई खतरनाक रिएक्शन ना हो जाए। एडविना, एंडरसन और डेनिट्स तो ये सब सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जर्मन स्पैरो इतने सीक्रेट जानता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद स्नोमैन ने कहा, एक और थे एंजल ऑफ इमेजिनेशन, एडम। और भाई, जैसे ही उसने ये नाम लिया, पूरी की पूरी केव हिलने लगी। एक जानी पहचानी, पागलपन और जुल्म से भरी औरत तेजी से नीचे आने लगी। किंग ऑफ नॉर्थ यूलिसना पहुंचा था। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारी टीम एक केव में आराम कर रही थी, लेकिन अब सिचुएशन 180 डिग्री घूमने वाली है। कहानी में अब आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक प्रॉपर बॉस फाइट वाला सीन। केव के बाहर जो सोल्जर पहरा दे रहा था, जिसका नाम था फ्रुंजिया रेडवर्ड, उसने जैसे ही हिलने की कोशिश की, उसे आसमान से एक बहुत बड़ी चीज नीचे आते हुए दिखी। वो चीज सीधा एक बर्फ से ढी चट्टान पर लैंड हुई, और वो कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन था। उसके पंख इतने बड़े थे कि उन्होंने आसपास की सारी लाइट को ही ब्लॉक कर दिया और चारों एक डरावना अंधेरा छा गया। उस ड्रैगन की आंखें एकदम भयानक नीले रंग की थीं और उसके शरीर पर बर्फ जैसे दिखने वाले स्केल्स थे। फ्रुंजियार को देखते ही समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा खतरा सामने खड़ा है। उसने बिना एक सेकंड सोचे अपनी तलवार उठाई और साइड में कूदकर एक लंबा रोल मारा, बस अपनी जान बचाने के लिए। और उसका डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि ठीक उसी मोमेंट पर किंग ऑफ द नॉर्थ हुलिसन यानी उस ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और केव की तरफ एक नीले रंग की फ्लेम छोड़ी। अब ये कोई नॉर्मल आग नहीं थी, ये एक आइसी ब्लू फ्लेम थी, इतनी ठंडी कि वो जिस भी चीज को छूती उसे तुरंत जमा देती। वो फ्लेम एक सुनामी की तरह केव के अंदर घुस गई और रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्फटी लेयर में कैद कर दिया। इस हमले के ठीक पहले क्लेन के दिमाग में एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम का नाम घूम रहा था। उसे एम्परर रॉसेल की बातें याद आ रही थी, ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के बारे में, जिसका मिशन ओरिजिनल क्रिएटर को वापस लाना था। उसे ये भी याद था कि उनके पास एक स्पेक्टेटत्व का हाई सिक्स बेयोंडर है और वो लोग मेंबर्स को एक सच्चे सपने के जरिए कनेक्ट करते हैं। ये सब सोचने के बावजूद जैसे ही खतरा महसूस हुआ, क्लेन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन हो गया। वो भी तुरंत साइड में कूदा, केव की अनइवन चट्टानों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा ताकि उस हमले से बच सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो आइसी ब्लू लाइक बाढ़ की तरह थी, जो केव के हर कोने में घुस गई। कोई भी सेफ जगह नहीं बची। देखते ही देखते पूरा केव एक बर्फीला पिंजरा बन गया था। जब क्लेन को लगा कि अब बचना नामुमकिन है, तभी उसकी आंखों के सामने एक ग्रेइश ब्लू कलर का जाइंट फिगर आ गया। ये और कोई नहीं, अपना दोस्त ग्रोसेल था, वो जाइंट जो उनके साथ था। ग्रोसेल बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ा, अपने एक घुटने पर बैठा और अपनी बड़ी ब्रॉड स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ दिया। और फिर हुआ मैजिक। जैसे सुबह की पहली किरण निकलती हैं, वैसी ही एक रोशनी उस तलवार से निकली और ग्रोसेल के दोनों तरफ एक शील्ड जैसी दीवार बन गई। उसने बाकी सबको अपने पीछे प्रोटेक्ट कर लिया। वो बर्फीली सुनामी आई, तलवार से टकराकर दो हिस्सों में बंट गई और उन रोशनी की दीवारों से जा टकराई। एक पल के लिए केव में पूरा अंधेरा हो गया और फिर बस थोड़ी सी रोशनी वापस आई। सबने देखा कि आग बुझ चुकी थी और बाहर से जो हल्की रोशनी आ रही थी, वो भी बर्फ की मोटी लेयर की वजह से अंदर नहीं आ पा रही थी। ग्रोसेल के सामने की हर चीज जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद एम्बर में फंसा हुआ कोई कीड़ा हो। लेकिन तभी जमीन में गड़ी उस तलवार से फिर से सुबह जैसी रोशनी निकली। ये रोशनी ग्रोसेल के चारों तरफ फैल गई और एक हरिकेन ऑफ लाइट में बदल गई, जो बाहर की तरफ फैली और बिना किसी आवाज के उस मोटी बर्फ की लेयर में एक बहुत बड़ा होल हो गया, जो सीधा केव के मुंह तक जाता था। ग्रारोसेल अपनी जगह से गायब हो चुका था, वो शायद एक्शन में आ गया था। अब टीम के बाकी लोग भी पीछे नहीं हटे, सब एक एक करके एक्शन में आ गए।
एल्वन सॉन्गस्टर सिएटास, जिसके बाल अभी भी खुले हुए थे, उसने अपना धनुष उठाया और हवा के झोंकों के साथ केव से बाहर भागी। उसके पीछे पीछे सोलोमनर का विस्काउंट मॉबेट ज़रोआस्ट भी भागा, जो अपने अजीब से ब्लैक कोट में कुछ बड़बड़ा रहा था, जल्दी मत करो या फाइनली आ ही गया। फिर स्नोमैन, वो तपस्वी, भी खड़ा हुआ। उसने अपने चेस्ट पर 4 बार टैप किया, जैसे क्रॉस का साइन बना रहा हो, और बोला, मे द लॉर्ड ब्लेस मी। और अपनी सूखी आवाज में ये बोलकर वो नंगे पैर उस बर्फीली जमीन पर केव से बाहर दौड़ गया। हमारा हीरो क्लेन भी नहीं रुका। उसने कोई रिवॉल्वर नहीं निकाली, खाली हाथ ही वो एंडरसन के साथ उस बर्फीले होल से बाहर भागा। एंडरसन ने भी अपना हथियार डेथ ब्रैकेडॉन्ट कसकर पकड़ा हुआ था। एडविना एडवर्ड्स, जो एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न वाली शर्ट पहनी हुई थी, उसने डैनिट्स की तरफ देखा, जो उस ड्रैगन के ऑरा से कांप रहा था। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, यहीं रुको। और ये कहकर उसकी नीली आंखों में एक गहराई आई और हवा का एक झोंका उसे भी केव से बाहर ले गए। रुको। ये सुनकर डैनिट्स एकदम शॉक में आ गया। उसने चारों तरफ देखा, दीवारें बर्फ से ढकी थीं, आग बुझ चुकी थी, और अब वो उस अंधेरी और शांत केव में बिल्कुल अकेला था। उसका कांपता हुआ शरीर धीरे धीरे शांत हुआ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया, बस अपने कैप्टन को केव के एंट्रेंस से गायब होते देखता रहा। मुझे तो बेचारे डैनिट्स के लिए बहुत बुरा लगा। मतलब पूरी टीम बॉस से लड़ने चली और उसे अकेला छोड़ दिया। ये तो और भी ज्यादा डरावना है। अब सीन केव के बाहर का है। फ्रुंजियार, जो पहला अटैक डॉज कर चुका था, उसने देखा कि उलिसन अपने पंख फैलाकर उड़ने की तैयारी कर रहा है। फ्रुंजियार ने अपनी पोजीशन संभाली और अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, और फिर उसने एंशिएंट हमिस भाषा में एक डिक्लेरेशन किया, यहां उड़ना मना है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, उसकी पावर थी, वो कैन सेट कर सकता था। अचानक उस विशाल ड्रैगन के पंखों पर जैसे किसी ने हजारों किलो का वजन डाल दिया हो। वो बहुत मुश्किल से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। किंग ऑफ द नॉर्थ गुस्से में दहाड़ा, और उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि फ्रुंजियार के कानों में दर्द हो गया और वो लड़खड़ा गया। बहुत मुश्किल से ड्रैगन अपने पंख फड़कर उड़ने में कामयाब हुआ, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम हो गई थी। अब फ्रुंजियार का एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो गया, और उसने फिर से एंशिएंट हर्मिस में एक और सेंटेंस बोला, नियम तोड़ने वालों को सजा मिलेगी। ये बोलते ही उसकी स्पीड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे किसी अन्य पावर से बूस्ट मिला हो, और वो सीधा ड्रैगन की तरफ हवा में उछल गया। डिंग! उसने हवा में ही अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और अपनी तलवार से सीधा किंग ऑफ द नॉर्थ की गर्दन पर वार किया। ड्रैगन के क्रिस्टल जैसे आर्मर पर एक क्रैक तो आया, लेकिन तलवार अंदर नहीं घुस पाई। उसे खून का एक कतरा भी नहीं निकला। ड्रैगन को तो जैसे दर्द ही महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी भयानक नीली आंखों से फ्रुंजियार को घूरा, और फिर उसने अपने पंजे उठाए। फ्रुंजियार हवा में था और डॉज करने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक इसी क्रिटिकल मोमेंट पर एक हरिकेन आया और फ्रुंजियार को धक्का देकर दूर कर दिया, जिससे ड्रैगन का हमला मिस हो गया। ये और किसी ने नहीं, बल्कि एल्वन सॉन्गस्टर सिएटास ने किया था, जो केव से बाहर आते ही एक्शन में आ गई थी। उसने आते ही फ्रुंजियार को बचा लिया। इसके तुरंत बाद सिएटास के बाल हवा में उड़ने लगे और उनमें बिजली कड़कने लगी। उसने आसमान में उस विशाल ड्रैगन पर अपना निशाना लगाया और अपनी पूरी ताकत से तीर को पीछे खींचा। आसमान में काले बादल छा गए और उनमें बिजलियां चमकने लगीं। उलिसन, जो फ्रुंजियार की पावर की वजह से ठीक से उड़ नहीं पा रहा था, उसने अचानक अपने पंख सिकोड़े और एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह सीधा सिएटास की तरफ डाइव लगा दी। लेकिन ठीक उसी वक्त ड्रैगन के रास्ते में वो ग्रेइश ब्लू जाइंट फिगर ग्रोसेल फिर से आ गया। ग्रोसेल ने एक बार फिर घुटने पर बैठकर अपनी ब्रॉडस्वर्ड को जमीन में गाड़ दिया। सुबह जैसी रोशनी फिर से चमकी और एक इनविजिबल दीवार बन गई। ड्रैगन और ग्रोसेल की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक भयानक विस्फोट हुआ और आसपास की लेयर्स टूटकर बिखर गईं। इस बार ग्रोसेल अपनी जगह पर टिक नहीं पाया। वो एक बॉल की तरह उड़ता हुआ सिएटास के पास से निकला और सीधा पहाड़ की दीवार से जा टकराया। ऊपर से बहुत सारी बफर चट्टानें गिरीं। ऐसा लगा जैसे एवलांच आ जाएगा, लेकिन ड्रैगन अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसका डाइविंग अटैक तो रुक गया था, तो उसने अपना मुंह सिएटास की तरफ कर लिया। शायद फिर से वो आइसी फ्लेम छोड़ने वाला था। तभी मॉबेट ज़रोआस्ट, जो सिएटास के बगल में ही खड़ा था, उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी कलाई को तेजी से घुमाया। अचानक उलिसन भूल गया कि वो क्या कर रहा था। वो बस अपना मुंह खोले कंफ्यूज्ड खड़ा रह गया। ये मॉबेट की पावर थी, वो चीजों को कंफ्यूज कर सकता था। फिर मॉबेट ने साइड में थूका पुई। ये बस एक नॉर्मल थूक था, लेकिन शायद उसके रिचुअल का पार्ट था। इसी मौके का फायदा उठाकर स्नोमैन आगे आया। उसने अपनी बाहें फैलाईं, जैसे गॉड को गले लगा रहा हो, और फिर उसने सिएटास से एंशिएंट हर्मिस में कहा, गॉड कहते हैं कि ये इफेक्टिव होगा। ये सुनते ही सिएटास के चारों ओर की बिजली और भी ज्यादा तेज हो गई और उसके एरो में समा गई। उसने तीर छोड़ दिया। बूम! आसमान से एक बहुत मोटी बिजली गिरी और उस तीर से जा मिली। वो तीर पूरी तरह से सिल्वर हो गया था, जैसे उसे बिजली के देवता ने खुद चलाया हो, और वो इतनी तेज स्पीड से जाकर सीधा उलिसन के माथे पर लगा कि उसे बचने का मौका ही नहीं मिला। ड्रैगन के माथे का आर्मर टूट गया और तीर उसके सिर में घुस गया। वो दर्द से बहुत जोर से चिल्लाया। उसके सिर से नीले रंग का खून बहने लगा। जो तुरंत इसी समय क्लेन और एंडरसन भी केव से बाहर आ चुके थे। फ्रुंजियार भी जमीन पर गिरकर वापस खड़ा हो गया था, और ग्रोसेल भी बर्फ के ढेर से हाथ निकालकर अपना सिर सहला रहा था। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब इन सबको देखकर क्लेन ने सिचुएशन को एनालाइज किया। उसने सोचा, इतने सारे टीममेट्स के साथ मुझे मेन अटैकर बनने की जरूरत नहीं है।
मैं ओलिसन के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता हूँ। जितना मैंने देखा, इसके पास डेमीगॉड लेवल की डिफेंसिव एबिलिटीज नहीं है। बेशक ये सीक्वेंस 5 से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 5 मीटर का रेडियस थोड़ा खतरनाक है। और यहीं से क्लेन अपना प्लान बनाने लगता है। वो समझ गया था कि इस बॉस फाइट में उसका रोल एक कंट्रोलर का है, एक पपेट मास्टर का। मतलब पूरी टीम मिलकर ड्रैगन को फिजिकली डैमेज कर रही थी और अब क्लेन अपने तरीके से स्पिरिचुअल लेवल पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था, जो शायद इस फाइट का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो भाई, चैप्टर 700, जिसका नाम है एक्सीलेंट टिम्बक, और सच कहूं तो ये नाम इस चैप्टर को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। कहानी शुरू होती है एकदम एक्शन के बीच में, जहां हमारी टीम किंग ऑफ द नॉर्थ यानी फ्रॉस्ट ड्रैगन यूलिसन से लड़ रही है। यूलिसन गुस्से में दहाड़ता है और उसकी दहाड़ से एक भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। अब सिचुएशन ये थी कि विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम हो गई थी, मतलब कुछ भी देखना लगभग इम्पॉसिबल था। और उसी तूफान के बीच जमीन से चिपका एक बर्फीली नीले रंग की हेलो एक रिंग की तरह तेजी से फैलने लगती हैं। ये कोई नॉर्मल बर्फ नहीं थी, ये जिसके भी रास्ते में आती उसे फौरन एक बर्फ के स्टेचू में बदल देती। ये सीन सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब चारों तरफ अंधाधुंध बर्फबारी और नीचे से मौत का एक फ्रीजिंग सर्कल आ रहा है। क्लेन, जो हमेशा की तरह अलर्ट था, उसे अपने स्पिरिचुअल विजन से इस खतरे का अंदाजा हो जाता है। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, घुटने मोड़े और एक ऊंची छलांग लगा दी, और वो ब्लू हेलो ठीक उसके पैरों के नीचे से निकल गई। मतलब बाल बाल बचा। एक सेकंड की भी देरी होती तो क्लेन का काम तमाम हो जाता। लेकिन टीम का एक मेंबर मोबेट जोरोआस, जो कि लड़ाई में उतना अच्छा नहीं है, वो इस अटैक को टाइम पर नोटिस नहीं कर पाया। वो उस ब्लू हेलो के बहुत करीब था और उसके पास जंप करने टाइम नहीं था। लगा कि अब मोबेट गया, लेकिन तभी उसे किसी ने कंधों से पकड़कर ऊपर खींच लिया और उसके पैरों के नीचे से एक तेज हवा का झोंका आया जिसने उसे हवा में उड़ा दिया। ये एक परफेक्ट टीम अप था। और जब मोबेट ने पलट कर देखा तो वहां सियाटास थी। एल्विन सॉन्टस ने अपनी विंड पावर्स का इस्तेमाल करके मोबेट को बचा लिया। ये दिखाता है कि ये टीम एक दूसरे पर कितना भरोसा करती है। बाकी लोग जैसे एंडरसन, एडविना, स्नोमैन और फ्रुंजियार सब ने टाइम पर रिएक्ट किया और जंप करके खुद को बचा लिया। लेकिन बेचारा ग्रॉसेल, जो एक जायंट है, वो अपनी बड़ी सी तलवार बर्फ से निकालने में लगा हुआ था और सही टाइम पर डॉज नहीं कर पाया। वो ब्लू हेलो उसके पैरों से टकरा गई और देखते ही देखते बर्फ की परतें उसके शरीर पर चढ़ने लगीं और वो एक फ्रोजन कॉप्स की तरह वहीं जम गया। अब टीम का मेन टैंकर, जो सबसे ज्यादा डैमेज झेल सकता था, वो एक्शन से बाहर हो गया था। सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई जब उस तूफान की वजह से किसी को भी ड्रैगन दिखना बंद हो गया। अब सोचो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख सकता है पर तुम उसे नहीं देख सकते। ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन तभी स्नोमैन, जो अभी भी हवा में था, उसने अपने हाथ फैलाए और एंशिएंट हर्मिस भाषा में जोर से कहा, गॉड सेज इनफेक्ट। और भाई साहब, ये सुनते ही वो भयानक तूफान अचानक से शांत होने लगा, जैसे किसी ने उसकी पावर आधी कर दी हो। ये होती है एक लॉ बेंडर की ताकत, सिर्फ शब्दों से रियलिटी को बदल देना। मेरे तो ये सीन पढ़कर गुस्बम्स आ गए थे। जैसे ही तूफान थोड़ा थमा, सियाटास को ड्रैगन का एक विशाल चेहरा दिखा जो उनके बहुत करीब आ चुका था। लेकिन सियाटास घबराई नहीं। उसने हवा का रुख बदला और खुद को और मोबेट को पीछे धकेल दिया। और फिर उसने एंशिएंट एल्विन भाषा में गाना शुरू कर दिया। उसके गाने से हवा और भी ज्यादा कैओटिक हो गई, जिससे ड्रैगन पूरी तरह से सबके सामने एक्सपोज हो गया। ये सीन कितना एपिक रहा होगा। एक तरफ बर्फीला तूफान और बीच में एल्फ अपना मैजिकल सॉन्ग गा रही हैं। जैसे ही ड्रैगन दिखा, डिसिप्लिनरी पैलाडिन फ्रुंजियार ने अपना हाथ आगे किया और बोला, इम्प्रिजन। ड्रैगन के चारों ओर ट्रांसपेरेंट दीवारें बन गई और वो वहीं कैद हो गया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए एडविना ने अपनी विच पावर्स का इस्तेमाल किया। उसकी आंखें काली हो गई और उसने ड्रैगन के गुस्से और दर्द को और भी ज्यादा भड़का दिया, जिससे वो अपने इमोशंस में खो गया। ड्रैगन ने दहाड़ते हुए उस जेल को तोड़ दिया, लेकिन वो कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गया था और टीम को बस इसी एक पल का इंतजार था। एंडरसन हुड, द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपने हाथ में एक जलता हुआ सफेद भाला बनाया और पूरी ताकत से ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। वो भाला सीधा ड्रैगन के खुले हुए मुंह में जा लगा और उसके सिर के ऊपरी हिस्से को भेदता हुआ निकल गया। ड्रैगन दर्द से फिर चिल्लाया और इस बार उसका पूरा ध्यान सिर्फ एंडरसन पर था, वो कीड़ा जिसने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। वो जमीन से चिपकर एक बुलेट की स्पीड से एंडरसन की तरफ भागा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि अगर एंडरसन उससे टकरा जाता तो उसकी चटनी बन जाती। लेकिन एंडरसन कोई नौ स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था। भाला फेंकने के बाद वो भागा नहीं, बल्कि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने पैरों के नीचे की बर्फ मिट्टी को पिघला दिया और चुपचाप एक गड्ढा खोदकर उसमें छिप गया। ड्रैगन पूरी स्पीड से उसके ऊपर से निकल गया और एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराया। ये एक जीनियस मूव था। मतलब प्रेशर में इतना शांत दिमाग रखना कोई मजाक नहीं है। और जब ये सब हो रहा था, स्नोमैन ने एक लाइट बीम ग्रॉसेल पर फेंकी, जिससे उसके ऊपर की बर्फ पिघल गई। जाइंट बैक इन द गेम। ग्रॉसेल ने अपनी तलवार उठाई और सीधा ड्रैगन से जाकर भिड़ गया। अब हो रही थी दो महाशक्तियों की असली टक्कर। अब जब ग्रॉसेल ने ड्रैगन को बिजी कर दिया था, तो बाकी टीम को मौका मिल गया। स्नोमैन ने एक सन जैसा हेलो बनाया जिसने उसके साथियों को हील किया और उनकी हिम्मत बढ़ाई। सियाटास ने एक के बाद एक लाइटनिंग और विंड एरोज ड्रैगन के एक ही कंधे पर मारे,
ताकि उसका आर्मर तोड़ा जा सके। ये होती है प्रिसिशन। मोबेट ड्रैगन के थॉट्स चुराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अटैक न कर पाए, और फ्रुंजियार अपनी पावर से ग्रॉसेल की मदद कर रहा था। अब बारी थी हमारे मेन कैरेक्टर क्लेन की, यानी गेहरमन स्पैरो की। उसने एडविना की तरफ देखा और खुद पर उंगली रसबिलिटी। एडविना ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और क्लेन को अदृश्य कर दिया। क्लेन गायब होते ही सीधा ड्रैगन और जायंट की लड़ाई के बीच पहुंच गया। ड्रैगन के पैर बड़ा रिस्क था, ये कितना गलती और वो कुचला जाता। वहां छिपकर उसने अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सियाटास के लगातार हमलों से ड्रैगन का दाहिना कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया था। ये देखकर फ्रुंजियार ने उस घाव की तरफ इशारा किया और बोला, डेथ। उस घाव से बहता हुआ नीला खून तुरंत सूख गया और घाव इतना गहरा हो गया कि उसकी हड्डियां दिखने लगीं। फिर एडविना ने एक पीतल का आईना निकाला जिसमें ड्रैगन का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। उसने आईने के अंदर ड्रैगन के रिफ्लेक्शन को पकड़ा और जोर से बाहर खींच लिया। ऐसा करते ही असल दुनिया में ड्रैगन का घाव और भी ज्यादा फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस पंजा कटकर अलग हो जाएगा। अब ड्रैगन दर्द की वजह से पागल हो गया। वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसके शरीर से एक सफेद रोशनी निकली और 100 मीटर के दायरे में सब कुछ जम गया। सारे के सारे बियॉन्डर्स, क्लेन, एडविना, सियाटास, सब के सब बर्फ में जम गए। उनके शरीर अकड़ गए थे। लगा अब खेल खत्म। ड्रैगन का लास्ट मूव सब पर भारी पड़ गया। लेकिन स्नोमैन, जो एक एसेटिक था और जिसने अनगिनत बार ठंड को सहा था, वो अभी भी थोड़े बहुत हिल पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और गॉड लव्स एवरीवन, सूरज की रोशनी जैसी गर्मी ने उस बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। लेकिन ड्रैगन ने ग्रॉसेल को एक पंजे से मारकर दूर फेंक दिया। अब उसका सीधा टारगेट स्नोमैन था। स्नोमैन पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, वो मरने ही वाला था कि तभी एंडरसन ने एक फायरबॉल फेंका जो स्नोमैन के बगल में फटा और उसे ब्लास्ट से दूर उसकी जान बच गई। और इसी पल एडविना ने एक और फायरबॉल ड्रैगन की पीठ पर फेंका, लेकिन वो जानबूझकर मिस हो गया। वो फायरबॉल क्लेन के लिए एक रास्ता बनाने के लिए था, क्योंकि एडविना को डैनिट से पता चला था कि गेहरमन आग के जरिए टेलीपोर्ट कर सकता है। उसने लड़ाई के बीच में भी अपने टीममेट की एबिलिटी को याद रखा और उसके लिए एक मौका बनाया, और यही था एक्सीलेंट टीम वर्क। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise when